हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 11 से। देखिए यहाँ पर आज आपकी जो है बुक राजनीतिक सिद्धांत की किताब चल रही है। इसी क्रम में आज आपका जो है अध्याय चतुर्थ है, यानी कि सामाजिक न्याय की हम यहाँ पर बात करेंगे। सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर बात कर लेते हैं हम इस अध्याय की, यानी सामाजिक न्याय की। देखिए सामाजिक न्याय के सिद्धांत जो हैं यहाँ पर इस किताब में या फिर इस पुस्तक में जिनकी बात की गई है, वास्तव में वो सब जो बातें हैं वो सब दार्शनिक आधार पर बातें लिखी गई हैं। यानी कि यहाँ पर हम सामाजिक न्याय का जो सरोकार है, वास्तव में वो सरोकार को हम जानेंगे। उस सरोकार का हमारे जीवन से या फिर हमारे समाज से क्या जो है नाता है, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो जो सामाजिक न्याय में पहले शब्द जो आता है न्याय। न्याय क्या है वास्तव में? न्याय जो है, न्याय का प्रश्न जो है केवल हमारे यहाँ से नहीं जुड़ा हुआ है, ये तमाम परंपराओं से, तमाम देशों की संस्कृतियों के साथ न्याय का जो है यहाँ पर जो है प्रश्न जुड़ा हुआ है। अगर हम भारतीय संस्कृति की बात करें, भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें, तो भारत में न्याय की जो परंपरा है या न्याय की अवधारणा है काफ़ी पुरानी है। अगर मैं बात करूं न्याय के लिए, अगर हम न्याय की बात करें तो न्याय को हम सबसे बेटर जो न्याय को अगर हम देखना हो तो हम महाभारत देख सकते हैं। महाभारत आप सभी ने देखी है, पढ़ी है, जानी भी है। और महाभारत में जो श्रीमद्, आपने देखा होगा श्रीमद् भगवत गीता का जो उपदेश है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये तो आपको श्लोक बचपन से आपने पढ़ा होगा, मैंने तो बचपन से पढ़ा है। यानी कि यहाँ पर भी आपने देखा है कि ईश्वर जो आपके वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण है, वो उपदेश दे रहे हैं, अर्जुन को कह रहे हैं कि जब जब इस धरती पर जो है अन्याय, अनीत, अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतरित होता हूँ, अवतार लेता हूँ। यानी सज्जन लोगों का उद्धार करने के लिए, जो है पापियों का यहाँ पर संहार करने के लिए और धर्म की रक्षा के लिए यहाँ पर मैं अवतरित होता हूँ। तो वो श्रीमद् भगवत गीता में कहा है भगवान श्री कृष्ण ने, आप सभी ने देखा भी है। और आपने ये भी जाना है जो महाभारत का युद्ध हुआ था, तो वास्तव में वो युद्ध जो था वो धर्म को लेकर था, यानी कि न्याय की स्थापना को लेकर था। यानी आपने वो कहानी वहाँ पर पढ़ी भी है और वो कहानी आपने देखी भी है, यानी आप सीरियल वगैरह में जो है देखी होगी। तो आपने देखा था कि भाई वो अन्याय हुआ था उनके साथ, यानी उनका जो राज्यपाट था उन्हें वापस नहीं किया गया। तो वो राज्यपाट जो वापस ना करना था वो क्या है, वो उसे धर्म से जोड़ा गया था, यानी कि एक धर्म का मुद्दा था उस समय। तो यहाँ पर वही बात लिखी गई है कि प्राचीन भारतीय समाज में धर्म जो है वो न्याय के साथ जुड़ा था, यानी कि न्याय जो है वो धर्म के साथ जुड़ा हुआ था। यानी कि कोई व्यक्ति अगर न्याय संगत है तो वास्तव में धर्म का रक्षक है, धर्म का पालक माना जाएगा। और कोई व्यक्ति किसी के साथ अन्याय कर रहा है तो वो धर्म के खिलाफ है। ये बात हमें श्रीमद् भगवत गीता सिखाती है। देखिए मैं सभी से गुजारिश करता हूँ, चाहे आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी पंथ को मानने वाले हों, आप सभी को अपने जीवन में एक बार श्रीमद् भगवत गीता जरूर पढ़नी चाहिए। ये मेरा मानना है। देखिए भगवत गीता केवल और केवल किसी एक धर्म को यहाँ पे प्रचारित नहीं कर रही है। भगवत गीता के जो उपदेश हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, IIM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और भारत के बहुत सारे संस्थानों में पढ़ाई जाती हैं। आपको यकीन नहीं होगा। इसके अलावा आप अगर देखें, यानी अगर हम विदेशी यूनिवर्सिटियों में भी देखें तो वहाँ पर भी उसके उपदेशों का जो है प्रसार होता है। तो जो केवल और केवल श्रीमद् भगवत गीता केवल और केवल धर्म की पुस्तक नहीं है, वास्तव में जीवन जीना सिखा देती है। तो यहाँ पर हमें इससे यही सीख मिली है कि भाई जो शुरुआत में न्याय था वो आपके धर्म के साथ जुड़ा था, यानी कि धर्म या न्यायोचित सामाजिक व्यवस्था कायम रखना राजा का वहाँ पे प्राथमिक कर्तव्य माना जाता था। और आपने देखा भी था कि महाभारत पूरा इसी के लिए हुआ था। इसके बाद हम अगले बात कर लेते हैं, अगले पॉइंट पे चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर चीन के एक दार्शनिक हैं कन्फ्यूशियस, इन्होंने तर्क दिया था कि भाई राजा का कर्तव्य ये है कि जो है यानी गलत करने वाले हैं उन्हें दंडित करें और जो भले लोग हैं उनको पुरस्कृत करें, यानी उन्हें वह पुरस्कार प्रदान करें। ये राजा का न्याय कायम रखने का यहाँ पे कर्तव्य भी है और ऐसे न्याय कायम होगा भी। वहीं ईसा पूर्व, अगर ईसा पूर्व हम बात करें, यानी आपके एथेंस में, यूरोप साइड में अगर बात करें, यूनान में, तो प्लेटो की पुस्तक है द रिपब्लिक। देखिए बहुत बार पूछी गई है कि द रिपब्लिक के रचयिता कौन है। ये द रिपब्लिक के रचयिता जो है प्लेटो हैं। तो प्लेटो ने भी यहाँ पर न्याय के मुद्दों को दिखाया है और प्लेटो ने अपनी पुस्तक में इनसे पहले रह चुके थे, जिन्हें ये अपना गुरु मानते सुकरात, तो सुकरात का यहाँ पे वर्णन दिया है। यानी सुकरात ने न्याय के बारे में अपने क्या विचार दिए हैं वो इस पुस्तक में प्लेटो ने दर्शाए हैं। यानी कि प्लेटो के से पहले सुकरात हुए थे, ठीक है, नहीं सुकरात के बाद जो थे प्लेटो थे। तो प्लेटो ने अपनी पुस्तक में सुकरात का वर्णन दिया है। सुकरात के उनके दो युवा मित्र थे, ग्लाउकॉन, एडिमेंटस, इनके बीच में एक लंबी वार्ता हुई है जिसको प्लेटो ने अपनी पुस्तक में द रिपब्लिक में दर्शाया है।
और इन लोगों ने यानी ग्लाउकोन और एडिमेंटस ने सुकरात से प्रश्न भी किया है कि हमें न्याय संगत क्यों होना चाहिए। यानी कि ये दोनों जो बड़े जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे, बड़े यानी कि जानने की इच्छा रखते थे, इन्होंने प्रश्न किया कि हमें न्याय संगत क्यों होना चाहिए। उन्होंने फिर एग्जाम्पल भी दिया कि भाई हमने देखा है जो अन्यायी व्यक्ति होता है वो न्यायी लोगों से ज़्यादा बेहतर स्थिति में होता है, जो स्वार्थ पूर्ति के लिए कानून तोड़ता मरोड़ता है वो ज़्यादा सफल भी होते हैं, और जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं उनके रास्ते में हमेशा दिक्कतें रहती हैं, बड़ा कठिनाइयाँ रहती हैं। तो इस प्रश्न पर जो है सुकरात ने बड़ा अच्छा जवाब दिया है। और देखिए आप सभी को ये वास्तव में ये बात एक्सेप्ट भी करनी पड़ेगी, और सुकरात का जो जवाब है बिल्कुल सटीक है। सुकरात ने इन नौजवानों को याद दिलाया है कि मान लेते हैं हर कोई व्यक्ति अन्यायी हो जाता है, हर कोई व्यक्ति क्या अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है, हर कोई व्यक्ति यहाँ पे कानून के साथ खिलवाड़ करता है, तो एक स्थिति ऐसी भी क्रिएट हो जाएगी कि जब कोई भी न्याय की यानी कि कोई भी न्याय की स्थिति में नहीं रहेगा, यानी कोई भी जो है अन्याय पाने की गारंटी नहीं रहेगी। यानी कि तो किसी के लिए भी अन्याय पाने की गारंटी इसलिए नहीं रहेगी। देखिए एक संतुलन होता है, हर जगह का एक संतुलन होता है। आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए अपने देश में टैक्स चोरी करने वाले हैं, टैक्स पेयर भी हैं, यानी टैक्स चोरी करने वाले में टैक्स पेयर भी हैं। अगर मान लीजिए सभी टैक्स चोरी करने वाले बन गए तो एकदम व्यवस्था ठप्प पड़ जाएगी, बिल्कुल ठप्प पड़ जाएगी। यानी कि किसी को कोई लाभ नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, सबके खिलाफ एक्शन होगी, यानी किसी को कोई लाभ होगा ही नहीं। यानी कि टैक्स चोरी वाले बचा क्यों रहे हैं, टैक्स ऐसे तो बचा पा रहे हैं कि कोई और भर रहा है, तो गवर्नमेंट भी सोच ले रही है कि हाँ कहीं ना कहीं से तो हमारे पास आपूर्ति हो रही है। और मान लेते सभी चोर हो गए तो क्या गवर्नमेंट सोचेगी? नहीं सोचेगी, यानी किसी को लाभ नहीं मिलेगा। तो अन्याय एक स्थिति में ये है कहीं ना कहीं अपने आप अन्याय से जो हमें लाभ मिल रहा है वो लाभ अपने आप एक स्थिति के बाद बंद हो जाएगा। तो यहां पर वही बात इन्होंने कही है कि हर आदमी अगर अपने स्वार्थ के लिए कानून के साथ खिलवाड़ करे तो किसी के लिए भी अन्याय से लाभ पाने की गारंटी नहीं रहेगी। यानी कोई भी फिर अन्याय से लाभ पाने की गारंटी भी नहीं रहेगा। यानी लाभ तो अन्याय से आप तभी पा रहे हैं जब उसका कोई और भी भुगत रहा है। और मान लो सभी एक जैसी सोच वाले हो गए तो फिर फर्क ही क्या पड़ेगा, किसी को लाभ नहीं मिलेगा। और ये सी बात है, यानी टैक्स का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। टैक्स पेयर आप देख रहे हैं, एक तरफ चोरी भी हो रही है टैक्स की, एक तरफ टैक्स पे भी कर रहे हैं। अब मान लेते हैं सभी जो है टैक्स चोर ही बन जाए तो एक स्थिति ये आएगी, गवर्नमेंट शिकंजा कसना स्टार्ट कर देगी, यानी बिल्कुल स्ट्रिक्टनेस लेकर आएगी। और स्ट्रिक्टनेस में ये देखेंगे आप कि यहाँ पर किसी को फायदा नहीं होगा। तो यहाँ पर सुकरात ने भी यही कहा है अपने दर्शन में, अपने सिद्धांत में, कि हमारे लिए जरूरी है कि हम कानून का पालन करें और न्यायी बने, यानी हमें न्याय में होना चाहिए। यानी यहाँ पर इन्होंने बताया है कि न्याय का मतलब यही नहीं है कि हम अपने मित्रों का भला करें और दुश्मनों का नुकसान करें, ये बिल्कुल नहीं है। देखिए इसके बारे में मैंने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी और शायद सभी ने पढ़ी होगी, पंच परमेश्वर। तो पंच परमेश्वर की कहानी अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप बिल्कुल पढ़ लें। ये मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी हुई कहानी है पंच परमेश्वर, और आप बिल्कुल पढ़ें तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई न्याय का क्या मतलब है यहाँ पर। यानी बचपन में भी हमने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं न्याय से संबंधित, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। कहानियाँ बहुत सारी पढ़ी हैं, जब जिक्र मैं कर देता हूँ तब कहते हैं हाँ सर हमने पढ़ा था। ये हमने मैंने ये क्लास 3rd में पढ़ी थी कहानी है, बड़ी अच्छी कहानी है, मौका मिले दोबारा पढ़ना आप लोग। तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि न्याय का क्या अर्थ है, यानी किस तरह से वहाँ पर आप देखेंगे दो मित्रों में जो झगड़ा था, जो विवाद था, उसे वास्तव में उन्होंने न्यायपरक तरीके से विवाद सुलझा है। तो यहाँ पर आप वो कहानी में उसका जिक्र देखेंगे। तो यहाँ पर पंच परमेश्वर में जो है मुंशी प्रेमचंद जी ने यहाँ पर बड़े अच्छे से इसका जो यहाँ पर मर्म जो है वो यहाँ पर रखा है कहानी में, आप पढ़िए इसके बाद। तो यहाँ पे पंच परमेश्वर में हम देख सकते हैं, तो यहाँ पर वही बात बताई गई है कि अपने मित्रों का भला करें, दुश्मनों का नुकसान करें। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। न्याय का अर्थ ही यही है कि न्याय में सभी लोगों की भलाई निहित होती है, किसी एक का यहाँ पर हित नहीं होता है, पूरे समाज की, पूरी हमारा समाज जो है उन समाज की भलाई निहित होती है। यानी कि एक डॉक्टर का एग्जाम्पल यहाँ पर लिया गया है कि डॉक्टर अपने सभी मरीजों की भलाई की चिंता करता है, तो उसे क्या माना जाएगा, न्याय संगत माना जाएगा। और डॉक्टर भी हम पक्षपात स्टार्ट कर दे कि नहीं हम इसे नहीं बचाएंगे, फलाने को नहीं बचाएंगे, तो क्या होगा, तो यही होगा कि भाई डॉक्टर की जो छवि है या डॉक्टर का जो न्यायपरक चरित्र है वो कहीं ना कहीं दूषित हो जाएगा। तो हमारे लिए न्यायपरक होना बड़ा ही आवश्यक है। तो यहाँ पर अगली बात कही गई है कि भाई न्याय में हर व्यक्ति को उसका वाजिब हिस्सा देना शामिल है। यानी कि न्याय हमारी समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है। वाजिब हिस्सा क्या है कि भाई न्याय के लिए जरूरी ये है, कुछ बुनियादी बातें होती हैं जो जरूरी है कि न्याय के लिए भी हमें हिस्सा देना पड़ेगा। अब देखिए हिस्सा क्या देना पड़ेगा वो यहाँ पर इस पैराग्राफ में बताया गया है। देखिए प्लेटो के टाइम पे कुछ और अवधारणा थी न्याय की, आपने देखा भी था कि हमारे प्रारंभिक भारत में न्याय की अवधारणा कुछ और थी, धर्म के साथ जुड़ी हुई थी। लेकिन वास्तव में अब राजतंत्र नहीं है, अब आप जानते हैं लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में इस न्याय के क्या मायने हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। यानी अब राजतंत्र की स्थिति तो है नहीं कि राजा का जो पद है वो धर्म से जुड़ा हुआ था, उस समय धार्मिक अवधारणाओं से जुड़ा हुआ था, लेकिन अब धार्मिक अवधारणाओं से तो है नहीं, लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है पद ये। तो अब यहाँ पर क्या है जरूरी है, तो सबसे पहला न्याय के लिए प्रश्न जरूरी ये आ जाता है कि किसी व्यक्ति का प्राप्य क्या है, यानी कोई व्यक्ति क्या पाने का अधिकारी है।
यानी कि कोई व्यक्ति क्या पाने का अधिकारी है। आपके माइंड में ये आ जाता है कि न्याय तो पकड़ा देंगे सबको, लेकिन सबसे बड़ी बात हमें ये पता होना चाहिए कि व्यक्ति चाहता क्या है, कोई व्यक्ति किसी क्या पाने का अधिकारी है। तो सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट हमें जाननी पड़ेगी कि भाई हर व्यक्ति, इस संसार का कोई भी व्यक्ति सही, XYZ जो भी मनुष्य है, वो कुछ ना कुछ पाने का अधिकार जरूर है, कुछ ना कुछ पाने का अधिकारी जरूर है। इस संबंध में आपके एक जर्मन दार्शनिक हुए हैं, इमैनुअल कैंट। देखिए ये सब नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं और इस वजह से मैं लिखवा इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि UPSC एग्जाम का भी जो मेरा पेपर देखा है, अभी आपका जो वर्तमान वाला पेपर देखा है, वहाँ पर एक आपका जो क्वेश्चन था पॉलिटी से रिलेटेड, तो वहाँ पे क्वेश्चन में जिक्र किया गया था, कार्ल मार्क्स का जिक्र भी किया गया था, महात्मा गांधी के विचारों का जिक्र किया गया था, और वो मैंने अभी एक दिन पहले ही आपको जो है पढ़ाया भी था। यानी अभी एक दिन पहले ही, 2-3 दिन पहले ही मैंने जो इससे पिछला वाला चैप्टर था उसमें उसके बारे में जिक्र किया भी था और वही सवाल मैंने वहाँ पर देखा भी। तो यहाँ पर इसलिए मेरा मानना ये है, कुछ ऐसी जो बातें हैं, जैसे मान लीजिए कुछ सिद्धांत हैं, कुछ बातें हैं, तो उन्हें आपको लिख लेना बड़ा ही आवश्यक होगा। उनमें लिखने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो भाषा तो आपको वैसे ही याद हो जाएगी कहानी के रूप में, लेकिन जो कुछ सिद्धांत हैं, कुछ जो बातें हैं जो किसी जो है महान व्यक्ति ने क्योट कर की हैं, तो उन्हें आप लिख लेंगे तो गलत नहीं होगा। तो ऐसे ही एक हमारे जर्मन दार्शनिक हुए हैं, इमैनुअल कैंट। इन्होंने कहा है कि हर मनुष्य की गरिमा होती है, यानी कि यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आ रहा था कि कोई व्यक्ति क्या पाने का अधिकारी है। तो सबसे पहला जवाब यहाँ पे इमैनुअल कांट ने दिया है कि भाई हर व्यक्ति की अपनी गरिमा होती है। गरिमा का मतलब आप जानते हैं कि किसी व्यक्ति को हम सम्मान के योग्य समझें, यानी किसी व्यक्ति को हम सम्मान देने लायक समझें, वही वास्तव में उस व्यक्ति की गरिमा है। इस बारे में हम क्लास 6 और 7 में पढ़ भी चुके हैं पॉलिटी में, कि मान लेते हैं कोई व्यक्ति आपके यहाँ यानी कोई व्यक्ति आपके यहाँ जो 4th क्लास का काम कर रहा है, यानी चतुर्थ श्रेणी का काम कर रहा है, और आप उसके साथ बड़ा अनाप शनाप बोलते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, तो वो क्या है, क्या उसकी गरिमा का हनन नहीं हो रहा है? उस व्यक्ति की बिल्कुल गरिमा का हनन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। चाहे बेशक उसका पद छोटा है, लेकिन सम्मान पाने का अधिकारी तो वो भी है। बेशक उसका पद ही छोटा है, यानी हो सकता है आप मान लीजिए 1st क्लास के अधिकारी हो और वो 4th क्लास कर्मचारी हो। पद छोटा बड़ा होने से मतलब नहीं है, लेकिन व्यक्ति सम्मान का अधिकारी पूरा सम्मान का अधिकारी है। दूसरी बात यहाँ पर एक बात और निकल के आई, यानी क्या पाने का अधिकारी है इसमें, ये तो गरिमा की बात होगी। दूसरी बात है कि अवसरों की समानता, यानी अवसर प्राप्त हो। कोई भी व्यक्ति अपनी जो अभिव्यक्ति है, अपनी प्रतिभा, वो कहीं पर दिखा तो सके। इसके लिए जरूरी ये है कि विकास के लक्ष्य की पूर्ति के लिए अवसर प्राप्त हों। तो यानी कि मनुष्य होने के नाते आपको ये 2 चीजें, यानी एक तो आपको गरिमा और यहाँ पर बताया गया है विकास का, यानी कि ये अवसर प्राप्त हों। देखिए यहाँ पर केवल यही 2 बातें अभी इस पैराग्राफ में कही गई हैं, जबकि और भी चीजें प्राप्त होनी चाहिए। लोकतंत्र की अवधारणा में और भी चीजें मनुष्य के लिए जरूरी हैं, उनकी बातें आगे वाले पैराग्राफ में कराएंगे हम। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर बताया गया अगली हेडिंग में, समान लोगों के प्रति समान बर्ताव। आज की डेट में अगर हम देखें, यानी कि मनुष्य होने के नाते सभी व्यक्तियों के कुछ ना कुछ समान चरित्र, जो चारित्रिक विशेषताएं, कुछ ना कुछ समान चरित्र है, तो इसलिए वे समान अधिकार और समान बर्ताव के अधिकारी भी माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि आज की जो वर्तमान लोकतंत्र हैं, उदारवादी जनतंत्र हैं, तो वहाँ पर कुछ ऐसे अधिकार दिए गए हैं जो सभी व्यक्तियों को मिले हुए हैं, किसी एक वर्ग विशेष तक नहीं है, बल्कि सभी व्यक्तियों को यहाँ पे प्राप्त हैं एक लोकतंत्र में। तो आज यहाँ पर हमें यही देखने को मिलता है कि ज़्यादातर जो उदारवादी जनतंत्र या लोकतंत्र हैं, उनमें जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति और नागरिक अधिकार शामिल हैं। नागरिक अधिकारों में आपने देखा होगा समान अवसरों का उपभोग, सामाजिक अधिकार, मताधिकार, ये राजनीतिक अधिकार भी इसमें शामिल हैं। तो है क्या ये वास्तव में ये वही अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति को लोकतंत्र में भागीदार होने में या फिर अपने आप को एक देश का एक नागरिक जो है महसूस करने के लिए उपयोगी हैं। यानी वास्तव में किसी व्यक्ति को जीवन का अधिकार नहीं मिला है, स्वतंत्रता का अधिकार नहीं मिला है, तो क्या कोई व्यक्ति अपने आप को नागरिक कहलाएगा देश का? नहीं कहलाएगा। ऑब्वियस सी बात है, वो यही कहेगा, सोचेगा भाई हम तो एक गुलाम, यानी पहले के समय में गुलाम होते थे, आज भी गुलाम होते हैं, तो हम उसी तरह के व्यक्ति हैं। तो वास्तव में एक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए, एक व्यक्ति को लोकतंत्र में यहाँ पर उसका जो है पार्टिसिपेशन के लिए ये बहुत जरूरी है कि उसके कुछ बुनियादी अधिकार हों। ये लोग देखने में समान है, ये बात हमने मान ली, लोग देखने में समान है, लेकिन फिर भी हमने जो अंतर किया है, हमारा सामाजिक विभेद हमने जो किया है, उस विभेद को मिटाने के लिए आज आप देखेंगे दुनिया के तमाम देशों ने, जो उदारवादी देश हैं, कुछ बुनियादी अधिकार दिए हैं। उन बुनियादी अधिकारों में जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार हमारे यहाँ जो है यहाँ पर मौलिक अधिकार नहीं है। आपने देखा है हमारे यहाँ कुछ फंडामेंटल राइट्स रखे गए हैं, इसी वजह से भाई समान जीवन जीने के लिए आपने पढ़े भी हैं फंडामेंटल राइट्स। तो ये इसके अलावा हमारे जो वोटिंग वगैरह के लिए भी कानूनी अधिकार दिए गए हैं, ये आपने देखा होगा। अब देखिए यहाँ पर अगले पैराग्राफ में बताया गया है कि समान अधिकारों के अलावा समकक्षों के लिए समान बर्ताव के सिद्धांत के लिए जरूरी है। यानी समकक्ष का मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति हमारे समान है, तो जरूरी यह है कि भाई लोगों के साथ वर्ग, जाति, नस्ल या लिंग के आधार पर भेदभाव न किया जाए। ये आपका एक सिद्धांत है, समकक्षों के समान बर्ताव के सिद्धांत, यानी कि एक सिद्धांत है अपने आप में ये
कि हमारा कोई समकक्ष व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग या से हो, आपको भेदभाव नहीं करना है। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है कि मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति, एक अगड़ी जाति का है और एक मान लेते हैं एक वंचित जाति का है, तो वहाँ पर दोनों के काम लगभग समान है। एक व्यक्ति पत्थर तोड़ रहा है और एक व्यक्ति पिज्जा बांट रहा है। अब जातियाँ दोनों की भिन्न हैं, तो उन्हें तरीका गवर्नमेंट ये कह रही है कि उन्हें समान पारिश्रमिक मिलना चाहिए, क्योंकि उनका जो ओहदा है या उनका जो श्रम करने का कैटेगरी है, उस हिसाब से दोनों एक ही उसमें आ रहे हैं। अब आप उनसे विभेद इस आधार पे कर रहे हैं कि भाई एक फलानी जाति का है, एक फलानी जाति का है, तो वास्तव में ये उनके साथ अन्याय होगा, न्याय नहीं होगा। तो इसके लिए जरूरी है कि समकक्षों के साथ समान बर्ताव किया जाए, बिना किसी वर्ग, जाति, नस्ल या लिंग के भेदभाव के बिना। ठीक है, ये सबसे बड़ी जरूरी बात है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर अगली हेडिंग है समानुपातिक न्याय। यानी कुछ चीजें ऐसी हैं हमारे समाज में भी, कुछ तबके ऐसे भी हैं हमारे समाज में भी, जिन्हें वास्तव में अगर हम एक समान न्याय की बात करें और ये कह दें कि समान न्याय के लिए ये जरूरी है समकक्षों के समान, ये वाला सिद्धांत, देखिए ये कहीं ना कहीं समानुपातिक न्याय वाला जो सिद्धांत है वो आपके समकक्षों के साथ समान बर्ताव के सिद्धांत को चुनौती दे रहा है। चुनौती क्यों दे रहा है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। चुनौती देने का कारण क्या है? कारण ये है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं जब हमें लगने लगता है कि भाई ये जो व्यक्ति है, सामने वाला समाज में मौजूद व्यक्ति है, इसे कुछ ज़्यादा जो है सम्मान देना चाहिए, इसे कुछ ज़्यादा जो है यहाँ पे फैसिलिटी देना चाहिए। तो वो बात यहाँ पर कही गई है। यानी कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐसी भी निकल के आ जाती हैं। तो यहाँ पर इसमें ये कहा गया है कि भाई समान बर्ताव करना न्याय का एकमात्र सिद्धांत नहीं है। यानी समान बर्ताव करना न्याय का एकमात्र सिद्धांत नहीं है। कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं जहां पर समान बर्ताव वास्तव में हमें ये लगता है कि समान बर्ताव भी अन्याय जैसा ही है। यानी कुछ परिस्थितियां ऐसी भी क्रिएट हो जाती हैं जहां पे समान बर्ताव हम केवल करें तो वो भी अन्याय लगने लगता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है। देखिए बहुत अच्छी बात यह है, एग्जाम्पल यहाँ पर ऐसे उठाए गए हैं जो आपको समझ में आ जाए। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है कि परीक्षा में शामिल होने वाले तमाम लोगों को बराबर अंक दिए जाएंगे, क्योंकि सब एक ही स्कूल के विद्यार्थी हैं और सबने एक ही परीक्षा दी है। यानी अगर ये कर दिया जाए, ये आपके स्कूल में फैसला ये ले लिया गया, परीक्षा में जो भी शामिल हो रहा है तो उन सबको हम एक इक्वल अंक दे दें, चाहे क्योंकि वो रीजन क्या है, एक ही स्कूल के विद्यार्थी हैं, तो क्या होगा? बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, परीक्षा में शामिल होने से मतलब नहीं है। यहाँ मतलब ये है कि किसने कितनी मेहनत की है, किसने क्या कॉपी में लिखा है, तो उन कॉपियों का मूल्यांकन हो पूरी तरीके से कि हाँ वास्तव में किसने क्या लिखा है, तभी तो हम उन्हें दे पाएंगे। हम कॉपी का मूल्यांकन करते समय ये भी देखेंगे कि भाई उत्तर पुस्तिकाओं में गुणवत्ता क्या है, उसके अनुसार अंक देंगे। तो यहाँ पर सबके लिए समान अधिकार की दौड़ में यहाँ पर एक हम लाइन खींचते हैं, एक यहाँ पर एक बॉर्डर लाइन बना दें कि भाई इस लाइन पर जो जो लोग होंगे उन सबको समान अधिकार मिलेंगे। तो यहाँ पर इसके ये निकल के आएगा, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने कुछ अच्छा काम किया है, कुछ विशिष्ट काम किया है, वो शायद उनके साथ अन्याय हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एग्जाम्पल भी दिया गया है कि मान लीजिए समाज में कुछ ऐसे भी लोग आपके मौजूद हैं जो खतरे वाले काम करते हैं, जोखिम वाले काम करते हैं। जैसे अब आपके लिए एग्जाम्पल मैं दूंगा और आपको बड़ा मतलब आश्चर्य भी होगा और बड़ा आपको ये भी लगेगा कि वास्तव में आज़ादी कितने साल बीतने के बाद भी ये व्यवस्था चेंज नहीं हो रही है। आपने देखा होगा सीवर का नाम सुना है कि सीवर में उतरने की वजह से आज इतने सफाई कर्मियों की मौत हो गई, इतने सफाई कर्मियों की मौत हो गई। यानी मैनुअल स्कैवेंजिंग जिसे हम बोलते हैं, यानी कि जो हाथों से जो सीवर की सफाई होती है, अंदर घुस के सीवर की सफाई होती है, उसमें तमाम लोगों की जो जहरीली गैसों से मौत हो जाती है, दम घुटने से मौत हो जाती है। वैसे अगर देखा जाए, अगर आप देखें, यानी कि अगर उस स्थिति में देखें तो ये साफ सफाई का तबका, जो साफ सफाई करने का काम है हमारे देश में, इसे बहुत ही निम्न स्तर का काम समझा जाता है। लेकिन कोई व्यक्ति जान जोखिम में डालकर सीवर की सफाई कर रहा है ताकि आपके शहर में बाढ़ ना आए, आपके घरों में पानी ना घुसे, आपके घरों में महामारी ना फैले, तो वास्तव में अगर देखा जाए तो उसे ज़्यादा देने का हक है। यानी उसे सरकार को, समाज को भी ज़्यादा देना चाहिए। यानी वास्तव में ऐसे लोग योद्धा से कम नहीं है। इंडियन आर्मी में लगा हुआ जवान, आप कह सकते हैं इंडियन आर्मी में लगा हुआ जवान है, सरकार सैलरी दे रही है, लेकिन सरकार सैलरी देने से मतलब नहीं है, वो अपना घर छोड़ के पड़ा है, अपने परिवार को छोड़ के वहाँ पे बॉर्डर पे लड़ रहा है आपके लिए, आपकी हिफाजत कर रहा है। तो जरूरी है कि हम उसे कुछ बेटर दें, कुछ ज़्यादा दें। यहाँ ये हम कंपेयर ना करें कि भाई वो 8 घंटे ड्यूटी कर रहा है पर डे, तो 8 घंटे के हिसाब से जो सरकार ने मानक निर्धारित किया है अन्य डिपार्टमेंट में वही सैलरी मिलनी चाहिए, नहीं, वो बहुत बड़ा त्याग भी कर रहा है। ऐसे सीवर साफ करने वाले जो व्यक्ति हैं वो भी अपने आप में बहुत बड़ा त्याग कर रहे हैं। देखिए सीवर के बारे में हमने चर्चा भी की थी, काफ़ी बार ये मुद्दा जनहित याचिकाओं के जरिए सुप्रीम कोर्ट में भी गया है कि भाई जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है इसे बंद करवाया जाए, इसकी जगह मशीन वगैरह लगाई जाए। लेकिन आप जानते हैं केवल कुछ एक सरकारों ने ही इस पर ध्यान दिया है, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने ध्यान दिया है। इसके लिए मैं उसकी सराहना करता हूँ दिल्ली गवर्नमेंट की। दिल्ली गवर्नमेंट ने जो है मैनुअल स्कैवेंजिंग को रोकने के लिए जगह जगह जो है मशीनें दी हैं, और यही पूरी कोशिश की जा रही है कि दिल्ली में कहीं भी कोई व्यक्ति सीवर में उतरकर उसकी सीवर की सफाई ना करे। तो हर राज्य को कहीं ना कहीं सीखना चाहिए, क्योंकि राज्य क्या कर देते हैं, इन सब बातों के प्रति उदासीन हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि भाई क्या फर्क पड़ता है,
यानी कि हम मशीन में खर्च करेंगे 20 लाख रुपए, तो 20 लाख रुपए मशीन में खर्च करेंगे, यहाँ पे कोई व्यक्ति जो है 250 की जगह हम 250 और दे देंगे, 500 दे देंगे, वो नीचे उतर के काम कर लेगा? नहीं। लेकिन 500 रुपये देना उसकी जान से तो कहीं, यानी जान से ज़्यादा तो नहीं है 500 रुपये, यानी कि एक व्यक्ति नीचे उतरता है, जान चली जाती है, तो आप समझ सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति वास्तव में अलग पारिश्रमिक इनका होना चाहिए, तभी इनके संग न्याय होगा। जैसे पुलिस वाले हैं, अब देखिए पुलिस वालों का नाम आते ही आपके माइंड में तमाम चीज़ें आ गई होंगी, भाई पुलिस वाले तो ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। नहीं, पुलिस वाले भी अगर हम देखें, पुलिस वालों का अगर हम मूल्यांकन करें, यकीन मानिए पुलिस का अपना एक अलग रोल है, पुलिस का एक महत्वपूर्ण रोल है हमारे समाज में। आप तमाम लोग ऐसे मानते होंगे कि भाई पुलिस सबसे भ्रष्ट हो चुकी है, पुलिसकर्मी अपना काम सही तरीके से नहीं करते हैं। तो वही सुकरात वाला मैं डायलॉग ये कहना चाहूँगा, सुकरात वाली लाइन फिर से दोहराना चाहूँगा, अगर सभी पुलिस वाले अगर भ्रष्ट हो जाएंगे ना, आपका जीवन जीना दुष्पार हो जाएगा। यानी सुकरात वाली जो लाइन है ना, यही लाइन मैं फिर से आपको रिपीट करता हूँ, इससे जोड़कर आप देख लीजिए। जो लोग ये सोचते हैं कि पुलिस भ्रष्ट है, पुलिस निकम्मी है, नहीं, ऐसा नहीं है। पुलिस जो है, हम ये तो कह सकते हैं कि भाई 100% में से 30% लोग यहाँ पर खराब हैं, लेकिन 70% पुलिस अच्छी है, तभी आज आप जो है यहाँ पर आपके यहाँ जो न्याय व्यवस्था है, आप कह सकते हैं, आप ये कह मान सकते हैं हमारे समाज में जो थोड़ी बहुत शांति व्याप्त है वो व्याप्त हो पा रही है। यानी पुलिस पूरी तरह से भ्रष्ट हो जाएगी ना, तो आप समाज में जी नहीं पाएंगे। मैं कुछ राज्यों के एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ जहाँ पर पुलिस पूरी तरह से राज्यों के हाथ का खिलौना है, तो वहाँ पर आप देख रहे होंगे क्या हाल है। तो यहाँ पर ये जरूरी है इन लोगों को यहाँ पर इनका पारिश्रमिक अच्छा मिलना चाहिए। तो यहाँ पे वही लिखा है, खनिक, कुशल कारीगर, पुलिसकर्मी, ये सभी जो खतरनाक श्रम अपना रहे हैं, तो इनके लिए हम ये बॉर्डर लाइन ना बनाएं, इनके लिए एक समान रेखा ना खींच दें कि भाई ये काम इस ग्रेड का है तो इन्हें केवल इतनी सैलरी मिलनी चाहिए। नहीं, ये काम जोखिम भरा है, तो इसलिए इन्हें ज़्यादा पाने का हक है, और ज़्यादा पाने का हक है तो कहीं ना कहीं ये इनके साथ न्याय है, अन्याय नहीं है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर लिखी गई है। इसमें आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगली हेडिंग जो है ये बताती है विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल। यानी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं समाज में जिनके लिए विशेष जरूरतों की आवश्यकता होती है, यानी विशेष लोगों के लिए विशेष जरूरतों की आवश्यकता होती है। जैसे मैं यहाँ पर सीधे मुद्दे पर आता हूँ आपके लिए। जैसे आपके यहाँ विकलांग लोग हैं, यानी आपके डिसेबल्ड यानी विकलांग, यहाँ लिखा है सब दिव्यांग लोग हैं। इसके अलावा कुछ वंचित तबके के लोग हैं। उनके लिए जरूरी क्या है? उनके लिए जरूरी क्या है कि भाई उनके लिए न्याय तभी होगा जब उन्हें उचित अवसर, यानी जो आपके सबसे पहले हम विकलांग लोगों से बात करते हैं। विकलांग लोगों के लिए ये है कि भाई नौकरियों में भी इन्हें कुछ जो है यहाँ पर छूट दी जाए। अब मान लीजिए कोई ऐसी नौकरी है, यानी शारीरिक भागदौड़ की, तो वो तो ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन शारीरिक भागदौड़ के अलावा भी वहाँ पर कुछ लिपिक वर्ग वगैरह वाली नौकरियाँ होती हैं जहाँ पर बैठ के काम किया जाता है, तो वहाँ पर इन्हें वरीयता दी जाए। यानी ऐसे लोग वहाँ पर, मान लीजिए पैरों से कोई व्यक्ति विकलांग है तो वहाँ पर बैठ के काम कर सके, तो ये सब चीज़ें दी जाएँ। यानी कि ये सब चीज़ें तय की जाएँ। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि भाई कि कुछ तो आधार हम यहाँ पे बनाएं कि विकलांगता का आधार क्या, उम्र है, अच्छी शिक्षा, तो ये कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसे कारक बनाए जिनकी वजह से इन्हें जो है यहाँ पर प्रॉपर वे से इन्हें न्याय मिल सके। तो यहाँ इन्हें विशेष अधिकार देने का हक है इन्हें। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा जरूरी भी है। तो यहाँ पर बताया गया है कि वह पारिश्रमिक या कर्तव्यों का वितरण करते समय लोगों की हमें विशेष जरूरतों का ख्याल रखने का सिद्धांत भी जरूरी है। यानी लोग चाह क्या रहे हैं, लोगों की विशेष जरूरत क्या है। अब हम एक पैमाना तय कर दें पूरा, एक फिर से बॉर्डर लाइन बना दें कि यही सबका पैमाना रहेगा। जैसे हमने इमेज देखी भी थी पिछले अध्याय में कि हमने एक पैमाना तय कर दिया कि एक पेड़ है और इस पेड़ पर जो है, यानी कि इस पेड़ पर चढ़ने की दौड़ में हाथी भी है, बंदर भी है, कुत्ता भी है, बिल्ली भी है, मछली भी है और छोटी सी एक चिड़िया भी है। सबका एक पैमाना बना दें कि भाई सभी लोगों को आपको एक टेस्ट देना है और इस टेस्ट के जरिए इस पेड़ पर चढ़ के दिखाना है। यकीन मानिए बंदर चढ़ जाएगा, चिड़िया उड़ के बैठ जाएगी, लेकिन बाद बाकी जानवर चढ़ पाएंगे? नहीं चढ़ पाएंगे। तो जरूरी ये है कि उन सबके साथ न्याय तभी होगा, उन सबका आकलन तभी होगा जब उनके लिए प्रॉपर हम जो है अवसर बनाएं, प्रॉपर समतावादी अवसर बनाएं, तभी वो न्यायपूर्ण वातावरण या न्यायपूर्ण माहौल को जी पाएंगे। तो यहाँ पर वही बात विकलांगों के बारे में लिखी गई है। ठीक है, ये सब बातें विकलांग वाली बात हैं, या फिर इन सब की बातों के बारे में हम यहाँ पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अब जैसे शिक्षा के बारे में, आरक्षण के बारे में यहाँ बताया गया है कि आपके संविधान में SC ST जातियाँ हैं, यानी शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब से जुड़ी हुई जातियाँ हैं, तो इनको सरकारी नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों में जो है रिजर्वेशन का प्रावधान रखा गया है। देखिए इसके बारे में हम पहले भी एक विस्तृत चर्चा कर चुके हैं कि क्यों रखा गया है, उसका रीजन क्या है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो अपेक्षा यही करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे ये बातें कि रखने का रीजन क्या है। काफ़ी बार क्या होता है कि यहाँ पर भी इस किताब में भी एक्सेप्ट किया है, यानी कि यहाँ पर कि ये जो आरक्षण वाला जो प्रोविज़न रखा गया है, प्रावधान रखा गया है, इसको लेकर काफ़ी विवाद होता है।
जबकि अगर आप राजनीतिक सिद्धांत के विद्यार्थी हैं और राजनीतिक सिद्धांत की दृष्टि से सोचें तो ये गलत नहीं है, सही है। लेकिन मैंने चूंकि आपको पहले भी बताया था इसी किताब में कि भाई जब कोई चीज़ क्या होती है कि उस प्रॉपर व्यक्ति को ना मिलकर और उस व्यक्ति को ना मिलकर किसी और व्यक्ति को मिलती है तो वास्तव में गलत हो जाती है। तो जरूरी ये है कि सिस्टम जो है, वर्तमान जो हमारा सिस्टम है, उसे सुधारने की जरूरत है। तो क्या होगा कि जो व्यक्ति इसका हकदार है, वास्तव में हकदार है, उसे न्याय मिल पाएगा। तो ऐसा नहीं है सुधार नहीं हो रहा है, सुधार भी होगा धीरे धीरे करके। आगे बढ़ते हैं। तो न्याय के तो आपने 3 सिद्धांत देख लिए। एक तो सिद्धांत ये देख लिया आपने कि भाई समकक्षों के बीच समान बर्ताव हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो, गरिमा वाला जीवन हो। इसके अलावा अवसर मिले हैं उसे, यानी कि जहां पर अपने प्रयास या कौशलों को मान्यता दे सके व्यक्ति, अवसरों का प्रावधान हो, ये बात आपने देख ली। और जरूरतमंदों के लिए न्यूनतम मानकों के अवसरों का प्रावधान हो। यहाँ पे 3 सिद्धांत हैं, यानी कि लोगों को मिलने वाले लोगों को तय करते समय कि भाई विभिन्न कौशल और मान्यताओं को जो यहाँ पे मान्यता देना, यानी कि लोग क्या क्या कौशल रखते हैं। जो आपने ऊपर में सिद्धांत देखा कि जो यहाँ पर ये वाला सिद्धांत जो देखा था आपने समानुपातिक न्याय वाला, ये सेकंड पॉइंट में, यानी ये 3 सिद्धांत आपके हो गए। अभी आपने 3 सिद्धांत देखे। ये तो एक समान लोगों के प्रति समान बर्ताव वाला सिद्धांत हो गया, एक आपका समानुपातिक न्याय वाला सिद्धांत हो गया, और यहाँ पे विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल। ये 3 सिद्धांत हो गए आपके। तीनों सिद्धांत आप नोट कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा समानुपातिक न्याय में क्या है, विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल में क्या है। इसमें विकलांग व्यक्ति और जो है वंचित तबके के लोगों का एग्जाम्पल लिख लेना, आपको समझ में पूरा आ जाएगा। तो ये 3 सिद्धांत इसमें हो गए हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कोई ऐसे विशिष्ट व्यक्ति होते हैं तो उन्हें उनके विशिष्ट कौशलों के लिए उन्हें जो है प्रोत्साहित करते हैं, उन्हें अधिक से अधिक देने की कोशिश करते हैं। तो ये 3 सिद्धांत हैं। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने भी पॉइंट अभी बोला था कि समान बर्ताव के सिद्धांत क्या होता है, तो इस पर कभी कभी योग्यता को उचित प्रतिफल देने के लिए खिलाफ ये खड़ा हो सकता है कि भाई योग्यता को प्रतिफल देना चाहिए। तमाम बार आपने सुना है कि भाई योग्यता मारी जा रही है, आरक्षण नहीं होना चाहिए, आरक्षण हटना चाहिए, आरक्षण की वजह से हम पीछे रह जा रहे हैं। ये सब ऐसा तमाम लोग सोचते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके मामले में आपने देखा भी होगा ऐसा बिल्कुल क्यों नहीं है, आपने तमाम कहानियां भी पढ़ी हैं। अब जैसे यहाँ लिखा है कि अगर मान लें हम कि योग्यता को पुरस्कृत करने का मतलब ये होगा कि भाई हाशिए पर जो खड़े तबके हैं, कई तबके हैं, वंचित तबके हैं, वो अच्छे पोषाहार से, अच्छी शिक्षा सुविधाओं से वंचित रह जाएंगे, पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो वास्तव में इनके साथ अन्याय होगा, न्याय नहीं होगा। इसलिए हमने यहाँ पर सरकारी जॉब में वगैरह में जो आरक्षण का प्रावधान रखा है। तो सरकार की जिम्मेदारी ये बन जाती है कि भाई न्यायपरक समाज के लिए न्याय के विभिन्न सिद्धांत जो हैं उनके बीच एक सामंजस्य स्थापित करें। ये सामंजस्य उनके साथ हो, उनके साथ कोई भेदभाव ना हो, तो तभी हमें किसी व्यक्ति को न्याय मिल पाएगा। अब अगली हेडिंग है न्यायपूर्ण बंटवारा। देखिए हमने पिछले अध्याय में अभी न्यायपूर्ण बंटवारे की बात कर ली थी कि जो संसाधन है वास्तव में, तो उन संसाधनों का वितरण या फिर उनसे संबंधित नीतियां निष्पक्ष होनी चाहिए, किसी एक व्यक्ति के फेवर में नहीं होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए। तो यहाँ पे वही बताया गया कि भाई न्याय पाने के लिए सरकारों को सुनिश्चित करना होता है कानून और नीतियां सभी व्यक्तियों के लिए निष्पक्ष रूप से लागू हों। सरकार जो है सामाजिक न्याय का सरोकार से संबंधित जो वस्तुएं हैं, सेवाएं, इनका न्यायोचित वितरण करवाए। आपने देखा होगा बीपीएल धारकों को फ्री अनाज वगैरह में छूट दी जाती है, चावल वगैरह राशन वगैरह में छूट दी जाती है, और भी कुछ सुविधाएं दी जाती हैं। इसके अलावा आपने देखी होगी कि आपकी जो गवर्नमेंट की स्कीम है, हेल्थ स्कीम वगैरह है, उनमें जो है गरीब तबके के लिए भी तमाम जो है अभी गवर्नमेंट जो तत्कालीन गवर्नमेंट कार्य कर रही है, वो भी आपने देखा है। तो ये क्या है, सामाजिक न्याय का सिद्धांत है। यानी कि हमने एक न्यायपूर्ण बंटवारा कर दिया है कि भाई समाज का ये तबका जो है वास्तव में एफर्ट नहीं कर सकता है, वास्तव में इस चीज़ को यानी कि ले नहीं सकता है, इस चीज़ को खुद से अपने कमा के नहीं ले सकता है। तो उसके लिए सरकार को दायित्व बन जाता है सरकार का, सरकार उनके लिए वो चीज़ों का प्रबंध करवाए जो वास्तव में जनता का एक तबका जिस चीज़ को एफर्ट नहीं कर सकता है, उसे खरीद नहीं सकता है, या उसका उन सेवाओं का लाभ नहीं उठा सकता है। तो वास्तव में यहाँ पर यही जो है न्यायपूर्ण बंटवारा कहा जाएगा। मान लीजिए अब ये कर दिया जाए कि हमने एक हॉस्पिटल बना दिया, अब उसकी फीस हमने रख दी भाई 100 रुपये पर मरीज, यानी एक मरीज आएगा 100 रुपये दे के जाएगा। अब यहाँ पे कोई ऐसा भी व्यक्ति आ जाएगा कि जो पूरे दिन में 200 रुपये कमा रहा होगा, 200 में से ही उसके जो है 60 रुपये जो 60-70 रुपये खाने खर्चे में खत्म हो जा रहे हैं। तो क्या वो व्यक्ति 100 रुपये का यहाँ पे इलाज करवा पाएगा? नहीं करवा पाएगा। नहीं, वो 100 रुपये तो फीस ही फीस होगी। अब दवाइयों के लिए भी देने पड़ेंगे, दवाइयों के लिए कहाँ से लाएगा? तो ये जरूरी ये है कि इनके लिए न्यायपूर्ण बंटवारा हो। यानी सभी व्यक्तियों के लिए सरकार का ये कर्तव्य ये है कि कुछ संसाधनों का पुनर्वितरण करवाए। कुछ ऐसे तबके हैं, यानी यहाँ पर कहा गया है कुछ ऐसे भी तबके हैं जिनके साथ यहाँ पर भेदभाव हो रहा है, तो वो भेदभाव को यहाँ रोका जाए। अब एक एग्जाम्पल भी दिया गया है यहाँ पर समानता को बढ़ाने के लिए कि जीवन की स्थितियों और अवसरों के मामले में कुछ बुनियादी समानता का उपभोग करें। जैसे बताया गया कि हमारे यहाँ जो निचली जातियाँ हैं, तो निचली जातियों में समानता को बढ़ावा देने के लिए हमने छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन किया है। यानी आपने देखा होगा आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। इसके अलावा निचली कही जाने वाली जो जातियां हैं उनको मंदिरों में प्रवेश में
या फिर नौकरी वगैरह में उन्हें जो है उन्हें हमने इन सब बुनियादी सेवाओं से रोकने के जो है बुनियादी सेवाओं से उन्हें नहीं रोका जा सके, ऐसा हमने कानूनी प्रावधान भी बनाए हैं। तो उद्देश्य सबका यही है, उद्देश्य यही है न्यायपूर्ण बंटवारा हो। जो भी हमारे संसाधन हमने दिए हैं, संसाधनों को हमने जो भी पहुंचाया है लोगों तक, वो वास्तव में न्यायपूर्ण तरीके से मिले। ऐसा ना हो उनके साथ जातिगत आधार पर, लिंग आधार पर या फिर वर्ग के आधार पर भेदभाव हो, ऐसा बिल्कुल भी ना हो। तो तभी कोई व्यक्ति जो है, समाज जो है तरक्की कर पाएगा। यकीन मानिए अगर समाजों में यहाँ पर विभेद होगा, समाजों में अगर अंतर होगा, तो यकीन मानिए हमारा समाज तरक्की नहीं कर पाएगा। और एक स्थिति वही आ जाएगी जैसे आपने देखा अंग्रेजों के टाइम पे भी यही हुआ कि जमींदार जो होते जो अमीर होते चले गए, किसान जो था वो गरीब का गरीब होता चला गया। एक स्थिति ये भी बनी कि भाई जब अकाल पड़ते थे तो हमारे यहाँ लाखों की संख्या में लोग मारे जाते थे। तो ये सब स्थितियां क्रिएट क्यों हुई? ये स्थितियां तभी क्रिएट हुई जब न्यायपूर्ण बंटवारा नहीं हुआ, संसाधनों का न्यायपूर्ण बंटवारा नहीं हुआ। वास्तव में उसी समय अगर संसाधनों का न्यायपूर्ण बंटवारा होता तो आज जो आप अमीर गरीब की इतनी लंबी खाई देख रहे हैं, वो आप इतनी लंबी खाई नहीं देखते। और आज़ादी के बाद भी प्रयास किए गए, आज़ादी के बाद जो प्रयास किए गए वास्तव में कुछ हद तक सफल भी रहे, लेकिन फिर भी सभी को जो है एक स्थिति में नहीं ला पाए हैं, सभी को अभी एक जैसी स्थिति में नहीं ला पाए हैं। तो अभी इसमें हमारी सरकारें प्रयत्नरत भी हैं, काम भी कर रही हैं। अब यहाँ पर समाज में न्याय की स्थापना से जुड़े कुछ सवाल सामने खड़े हैं, जैसे क्या संसाधनों का वितरण और शिक्षा और नौकरियों तक समान पहुंच सुनिश्चित की जाए, और यदि हाँ तो कैसे? यानी संसाधनों के वितरण में यहाँ पे बताया गया कि भाई शिक्षा नौकरियों तक समान पहुंच कैसे विकसित की जाए, तो ये सवाल उठाया गया है। इसके लिए आपको जवाब तो वही है कि आरक्षण के जरिए समाज के कुछ वंचित तबके हैं, उनके लिए कुछ छूट दी जाए, रियायत दी जाए, जिससे वो भी ऊंचे पदों पर, उन्हें भी जो है वहाँ तक पहुँच सकें और अपने आप को साबित कर सकें, और अपने आप को एक समय अंतराल के बाद जो है अपने आप को जो है समाज की मुख्यधारा में लेके आ सकें। तो हमने आरक्षण जैसा प्रावधान भी किया है। लेकिन यहाँ पर ये सब मुद्दे कभी कभी, मैंने पहले से बता रहा हूँ कि उग्र भावावेश पैदा कर देते हैं, यानी एक कह सकते हैं एक यहाँ पर आतंक भय का माहौल पैदा कर देते हैं। लोगों के बीच एक हिंसा भी हो जाती है, कभी कभी हिंसा भी भड़क जाती है, यानी उन्हें लगता है कि हमारे परिवारों का भविष्य दांव पर लग जाएगा। इस तरह की अगर नीतियां सरकार कोई लेकर आ रही है तो ऐसा लगता है लोगों को कभी कभी कि हमारा भविष्य ऐसे दांव पर लग रहा है। आपने देखा होगा कि जब मंडल कमीशन की जो है अनुशंसाएं थी जब लागू की गई तो एक देशव्यापी आंदोलन हुआ, देशव्यापी विरोध भी हुआ था। काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोगों की जान भी गई थी। आपने देखा भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा इतिहास के संदर्भ में। तो आप अगर बिपिन चंद्रा की आज़ादी की भारत किताब जो पढ़ें तो समझ में आ जाएगा आपको। तो यहाँ पर कभी कभी हम इन सब चीज़ों को लेकर, जैसे शैक्षणिक संस्थानों में सरकारी सीटों का जो आरक्षण है विशेष तबकों के लिए, हम उसको लेकर तमाम बार हमें हिंसक हो जाते हैं, हमारे विचार जो है एकदम हम दुर्व्यवहार करने लगते हैं। लेकिन अगर हम उस गहराई से सोचें, ठंडे दिमाग से, साफ साफ यहाँ पे लिखा गया है कि राजनीतिक सिद्धांत के विद्यार्थी होने के नाते अगर आप न्याय के सिद्धांत को सोचेंगे तो आपको हर पहलू पर, समाज के हर वर्ग के पहलू पर सोचना पड़ेगा। तब आपको समझ में आएगा कि वास्तव में जो सिद्धांत हमने रखे हैं, जो सिद्धांत हमने समाज में ऊंच नीच खत्म करने के लिए, समाज में बराबरी लाने के लिए, समाज में जो हाशिए पर जो तबके उनको मुख्य धारा में लाने के लिए जो प्रयास किए हैं वो गलत नहीं है, कहीं ना कहीं सही है। तो यही बात मैं आपसे भी कहता हूँ, जो लोग कमेंट करके एकदम मुझे देखिए मुझे आप टारगेट करने लगते हैं। आपका यहाँ पे किताब भी आपसे कह रही है, मैं ही नहीं कहता हूँ, किताब भी कह रही है। सोचिए, चिंतन कीजिए हर चीज़ों पर। आप क्या करते हैं, केवल एक पहलू देख लेते हैं, एक पहलू को मत देख लिए, आप सभी पहलुओं पर अध्ययन कीजिए। ऐसा क्या हुआ कि हमारे यहाँ ये आरक्षण का प्रावधान रखना पड़ा? तो कुछ रीजन थे तभी तो रखना पड़ा, और उन रीजन्स पे मैं चर्चा कर चुका हूँ पहले भी, तो वो मैं यहाँ पे फिर से रिपीट नहीं करूँगा। अब अगली हेडिंग है रॉल्स का न्याय सिद्धांत। देखिए ये बड़ा फेमस न्याय सिद्धांत है। देखिए रॉल्स के सिद्धांत में यहाँ पर जो मूलतः विचार रखा गया है वो विचार ये रखा है कि हम जब निस्वार्थ हो जाएंगे, यानी हमारा जब कुछ अपना स्वार्थ निहित नहीं होगा, तो हम समाज के बारे में सोचेंगे। और वहीं अगर हम अपने खुद के बारे में सोचने लगेंगे तो यकीन मानिए जो समाज हम चाह रहे हैं, समाज में जिस तरह के सिद्धांत स्थापित करना चाह रहे हैं, वो कभी स्थापित नहीं हो पाएंगे। ये सिद्धांत का बुनियादी विचार है जो कि मैंने आपको बताया है, यानी कि यहाँ पर उसी के बारे में यहाँ पे बात कही गई है। जॉन जो है रॉल्स हैं, इन्होंने ये कहा है कि निष्पक्ष और यहाँ पर न्याय संगत नियम तक पहुँचने का तरीका वही है कि हम खुद को ऐसी परिस्थिति में होने की कल्पना करें जहाँ हमें निर्णय यह लेना होगा कि समाज को कैसे संगठित करना है। यानी कि यहाँ पर हमें खुद के बारे में नहीं सोचना होगा, बल्कि खुद से ज़्यादा समाज के बारे में सोचना होगा। यानी कि हमें नहीं पता कि समाज में, आने वाले समाज में हमारा क्या स्थान होगा, हम कहाँ पर होंगे, हम नहीं जानते। हम कहाँ पर जन्म लेंगे, किस परिवार में जन्म लेंगे, ऊंची जाति में लेंगे, नीची जाति में लेंगे, कहाँ जन्म लेंगे, धनी होंगे या गरीब होंगे, सुविधा संपन्न होंगे या सुविधाहीन होंगे, हमें बिल्कुल टेंशन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम समाज के बारे में सोचेंगे। वहीं
एक व्यक्ति, मान लीजिए कोई राजशाही वाला व्यक्ति है, कोई राजा है, और राजा ये सोच लेता है कि भाई अगर हम अभी मान लीजिए लोकतंत्र का अंग बन जाए या लोकतंत्र का हिस्सा बन जाए तो हो सकता है हमारे बच्चों को भी जहाँ पर जो है आम लोगों की तरह जो है बसों में यात्रा करनी पड़े, आम लोगों की तरह नौकरियों की विज्ञप्तियों में जो है फॉर्म डालने पड़े। और एक राजा ये भी सोच सकता है, तो ये सोच के क्या करेगा वो, यही सोचेगा कि भाई हम लोकतंत्र का हिस्सा ना बने, हम अपना राजशाही कायम करें। लेकिन यहाँ पर समाज का विकास तभी होगा, समाज में लोगों को न्याय तभी मिलेगा जब एक राजा ये सोचेगा नहीं हम लोकतंत्र का हिस्सा बनेंगे, हम समाज को आगे ले जाएंगे। हमें नहीं मालूम है हम आज वर्तमान में जो करेंगे उसका प्रतिफल हमारे बच्चों को क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, हमें नहीं इसकी जानकारी करनी है, हमें अपने समाज के बारे में सोचना है। तो जब हम समाज के बारे में सोचेंगे तो ऑब्वियस सी बात है समाज आगे जाएगा। तो यहाँ पर ये बताया गया कि अगर हमें यह नहीं मालूम हो कि इस मायने में हम कौन होंगे, भविष्य के समाज में हमारे लिए कौन से विकल्प खुले होंगे, तो यहाँ पे बताया गया कि हम भविष्य के उस समाज के नियमों संगठन के बारे में जिस निर्णय का समर्थन करेंगे वह तमाम सदस्यों के लिए या समाज के सभी वर्गों के लिए अच्छा होगा। और वहीं हम अपने स्वार्थपरक चरित्र को यहाँ पर रख दें, अपने स्वार्थ के लिए यहाँ पर कोई निर्णय लें, यकीन मानिए वो समाज को हमें तो आज फायदा दे सकता है लेकिन आने वाले सालों में समाज के लिए वो कहीं ना कहीं हानिकारक साबित होगा। तो यहाँ पर जरूरत यहाँ पर इन्होंने यही कही है कि जरूरत हमें ये है कि भाई हम समाज के बारे में सोचें, निष्पक्ष होकर अपने बारे में ना सोचें। हम ये ना सोचें कि भाई हम ऊंची जाति से आ रहे हैं, नीची जाति से आ रहे हैं, आज हम ऊंची जाति से हैं, अगर हम ऐसा काम कर देंगे हो सकता है आने वाले समय में हमारे बच्चे जो है गरीब तबके के हो जाएं, हमारे बच्चों का पैसा ना हो। हम अगर ऐसा सोचेंगे यानी इस तरह से अपनी बारे में सोचने लगेंगे तो यकीन मानिए हम समाज का जो निर्माण करना चाह रहे हैं, आदर्श समाज बनाना चाह रहे हैं, वो कभी नहीं बना पाएंगे। इसके लिए इन्होंने एक जो है एक सोच भी दी है, इन्होंने एक अज्ञानता का आवरण करके यहाँ पे सोच भी दी है। अज्ञानता का आवरण क्या है, अज्ञानता के आवरण के बारे में इन्होंने चर्चा भी की है। यानी कि अज्ञानता का आवरण यही है कि हमें अपने बारे में नहीं सोचना है, हमें समाज के बारे में सोचना है। यानी अज्ञान रहता है, जो कर रहे हैं जो किया समाज के लिए किया, यानी कि जो हम करेंगे वो समाज को समर्पित होगा, हमारे लिए नहीं होगा। तो ऐसे आवरण को इन्होंने अज्ञानता का आवरण नाम दिया है। यानी कि ये नहीं जानते कि उसके लिए क्या लाभप्रद होगा, इसलिए हर कोई सबसे बुरी स्थिति के मध्य अगर समाज की कल्पना करेगा, यानी कोई व्यक्ति यानी क्या लाभप्रद होगा क्या हानिकारक होगा ये नहीं सोचना चाहिए। अगर हम यही सोचें कि भाई समाज की सबसे बुरी स्थिति क्या है, उससे कैसे निपटा जाए, तो हम क्या करेंगे, समाज का निर्माण करेंगे, समाज के विभिन्न पहलुओं पर सोच सकेंगे, शिक्षा के बारे में सोच सकेंगे, लोगों के स्वास्थ्य के बारे में सोच सकेंगे, लोगों के अधिकारों के बारे में सोच सकेंगे। और वहीं हम केवल और केवल अपनी लाभप्रद स्थिति के लिए सोचेंगे, अपने लाभ के लिए सोचेंगे, तो समाज के सारे हितों को हम दरकिनार कर देंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि भाई जरूरी है कि स्वार्थ के लिए काम करने वाले हर व्यक्ति के लिए यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि वह संगठन के ऐसे नियमों के बारे में सोचे जो कमजोर तबके के लिए यथोचित यहाँ पर अवसर सुनिश्चित करवाए। यानी कि यहाँ पर साफ साफ यही कहा गया है कि अगर हम देखिए, हम एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उस समय संविधान निर्माता जो थे उनके मतभेद भी थे। मतभेद होने के बावजूद भी सबका एक मानना तो था ही था, ये मानना जरूर था कि हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा हालत खराब है वो हालत जो खराब है वंचित तबके की है। और वंचित तबके के बारे में अगर हम आज़ादी के बाद भी नहीं सोच पाए तो यकीन मानिए ये वंचित तबका और भी ज़्यादा बेलो जाता चला जाएगा, यानी कि और ज़्यादा नीचे चला जाता जाएगा। और इसकी जो हमसे उम्मीदें हैं, यानी हम इसका उद्धार करेंगे, वो उम्मीदें टूट जाएंगी। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर सर्वसम्मति से कुछ प्रावधान भी रखे गए, जिसमें आपने देखा होगा विभिन्न जो हमारे जो नेता रहे हैं उनका योगदान भी रहा है। तो वो उन प्रावधानों का आज वंचित तबके को लाभ भी मिल रहा है। तो वही बात यहाँ पर कही गई है कि हम जब अपने स्वार्थ के बारे में केवल सोच लेते हैं तो यकीन मानिए हम समाज का भला नहीं कर सकते हैं। और जब हम समाज के बारे में सोचेंगे तो सभी तबके को वहाँ पर लाभ मिलेगा, सभी को लाभ मिलेगा, कोई ऐसा नहीं है कोई वहाँ पर वंचित रह जाए। तो जरूरी यही है कि हम अपनी यहाँ पर पहचान को विस्मृत कर दें, यानी खो दें। हम ये सोचें ही ना कि हम ये हमारी पहचान है, हम ये हैं, नहीं, हम यही माने कि हम इस देश के नागरिक हैं, एक समाज का अभिन्न अंग है और जो कुछ करना है हमें समाज के लिए करना है। देखिए, मुझे दुनिया की सोच नहीं मालूम, लेकिन मैं ये सोच अपने ऊपर जरूर एप्लीकेबल करता हूँ, अपने पर यही सोच मैं जरूर अनुसरण करता हूँ। मैं कभी ये नहीं सोचता हूँ कि भाई मैं जो पढ़ा रहा हूँ या फिर मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसका मुझे कोई प्रतिफल मिले या फिर उसका मुझे कोई लाभ मिले, उसके लिए मुझे कुछ फीस मिले। मैं ऐसा कभी नहीं चाहता हूँ, कभी ना सोचता हूँ इसके बारे में। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मुझे काफ़ी बार ऑफर, यानी कि लगभग 15 से 20 बार ऑफर आ चुके हैं विभिन्न संस्थानों से कि आप आ जाइए, हमें ज्वाइन कर लीजिए, आपको गवर्नमेंट सैलरी की इतनी सैलरी हम दिलवा देंगे। लेकिन नहीं, हमें जो करना है वो हमें करना है। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें हैं कि हमें जब समाज का हमें परिवर्तन चाहना होता है, हमें देखना होता है कि हमें समाज को परिवर्तित करना है, तो निस्वार्थ होना पड़ेगा, तभी उसका प्रतिफल निकल के आएगा। देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ। अभी अब आपका जो यूपीएससी एग्जाम 2020 का हुआ,
उसको लेकर मुझे लगभग 5-6 बच्चों के कमेंट आए जो यूपीएससी एग्जाम में सम्मिलित हुए और आपके चैनल से जिन्होंने हिस्ट्री के नोट्स बनाए थे, उन्होंने साफ साफ बताया कि सर हिस्ट्री के इस बार 19 क्वेश्चन थे। 19 में से किसी ने कहा कि सर आपके नोट से मुझे 10 क्वेश्चन पूरे पूरे मिल गए, 10 क्वेश्चन मेरे पूरे पूरे सही हैं। किसी ने कहा 12 क्वेश्चन सही हैं, 13 क्वेश्चन सही हैं। तो ये क्या है? यानी कि मैंने जब किया, एक हार्ड वर्क किया, समाज के लिए किया, अपने स्टूडेंट के लिए किया, समाज के लिए किया। मैंने चाह रहा था कि भाई हिंदी माध्यम वालों का जो प्रतिशत गिरता जा रहा है लगातार, उसमें सुधार आना चाहिए। उसका प्रतिफल भी मिला। उसका प्रतिफल ये मिला कि भाई जो अभ्यर्थी किसी कोचिंग को ज्वाइन करने की क्षमता नहीं थी उनमें भी एक आत्मविश्वास आया। वो भी एक सोचने लगे कि भाई यूपीएससी हम क्रैक कर सकते हैं, सर के नोट्स हमने पढ़े हैं, अब थोड़ा सा खुद से भी मेहनत कर लें। यानी कि यहाँ सर के नोट से हमें 12 क्वेश्चन मिल सकते हैं, तो थोड़ा खुद से मेहनत कर लेंगे तो हो सकता था 19 में से 16-17 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर पाते। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ उनमें भी अब यहाँ पर जो आत्मविश्वास आएगा। और यकीन मानिए एक समाज का एक ऐसा तबका है जो बिल्कुल ना करना चाहे तो क्या होगा। ऐसे व्यक्ति जो हैं जो कुछ कर सकते हैं, समाज में कुछ परिवर्तन ला सकते हैं, वो भी व्यक्ति जो है हताशा के दौर में जाके घिर जाएंगे। यानी ऐसे बच्चे जो आज जो 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं, बेशक ये मान लेते हैं कि भाई केवल हिस्ट्री कर पाए क्वेश्चन, अन्य सब्जेक्ट के नहीं कर पाए, लेकिन एक आत्मविश्वास तो आया, कॉन्फिडेंट तो हुए वो व्यक्ति, बच्चे कॉन्फिडेंट तो हुए कि भाई आज हम 12 क्वेश्चन कर पाए, थोड़ा सा और मेहनत कर लेते तो क्वेश्चन ज़्यादा कर पाएंगे। तो जरूरी ये है कि हमें निस्वार्थ होकर सोचना पड़ेगा, तभी हमारे समाज में जो ऐसे लोग हैं जो वास्तव में कुछ कर गुजरने का उनमें जज्बा है वो कुछ कर पाएंगे। और हम निस्वार्थ नहीं हुए, हम केवल और केवल अपनी भलाई के बारे में सोचने लगे, यकीन मानिए हमारा समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो यहां पर अज्ञानता के आवरण की स्थिति में यही विशेषता है कि उसमें लोगों से सामान्य रूप से विवेकशील मनुष्य बने रहने की उम्मीद रहती है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर विवेकशील होगा, जिसमें अपना सोचने समझने विचारने की शक्ति होगी, वो यकीन मानिए समाज का उद्धार कर पाएगा। और कोई व्यक्ति विवेकशील नहीं होगा, कोई व्यक्ति अविवेकशील अज्ञानी होगा और वो केवल और केवल निज स्वार्थ के लिए वहां पर अपने अपने वर्ग विशेष या समुदाय के लिए लड़ रहा होगा या अपने वर्ग विशेष या समुदाय का समर्थन कर रहा होगा। यकीन मानिए समाज हमारा जो है कहीं ना कहीं एक नहीं होगा, समाज हमारा आगे नहीं बढ़ेगा, समाज हमारा जो है अवनत होता जाएगा, यानी पीछे की ओर ही जाएगा। तो यहाँ पर विवेकशील होना बहुत अत्यंत आवश्यक है। यानी कि हर व्यक्ति में विवेक होना चाहिए कि हमें समाज में करना क्या है, किस तरह से योगदान देना है और कहाँ कहाँ हमें समाज के लिए अपना समर्पण करना है, ये हर व्यक्ति में होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब जैसे यहाँ पे कहा गया है कि हालांकि प्रासंगिक बात यह है कि जब भी अज्ञानता के आवरण में रह के चुनते हैं तो वे पाएंगे सबसे बुरी स्थिति से सोचना ही उनके लिए हितकर होगा। यानी कि जब हम अज्ञानता के आवरण में रहकर कोई चीज़ हम जो है चुनते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे बुरी कंडीशन से देखते हैं कि भाई सबसे बुरी कंडीशन क्या हो सकती है समाज की, तो इस कंडीशन से कैसे हमें आगे बढ़ना है। मान लीजिए ऐसी स्थिति क्रिएट हो जाए तो ऐसी स्थिति से हमें कैसे निपटना है। और वहीं हम केवल अपने बारे में सोचते हैं तो अपने बारे में सब अच्छा सोचते हैं, अपने बारे में कोई बुरी स्थिति से नहीं सोचता है। अपने बारे में सब यही सोचते हैं कि आज मेरे पास मान लीजिए जो है 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, आने वाले समय में हमारे पास जो 50 लाख की प्रॉपर्टी हो जाए, यही सोचेगा कोई व्यक्ति। लेकिन जब कोई व्यक्ति समाज के लेवल से सोचेगा तो यही सोचेगा नहीं, हम भी बढ़ेंगे और हमारे आसपास जो मौजूद लोग हैं हम उन्हें भी आगे साथ में लेके चलेंगे ताकि हम एक आदर्श समाज का निर्माण कर सकें। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके आसपास इर्द गिर्द मौजूद जो गरीब लोग हैं या ऐसे लोग हैं जो मलिन बस्तियों में रहते हैं, यकीन मानिए कभी कभी आपको लगता होगा कि भाई हम इनके साथ नहीं बैठना है, हम जो है हम थोड़ा अपने आप में बड़ा आपको मतलब कह सकते हैं अपने आप को घृणा सी फील होती है आपको। यानी कुछ लोगों का मैंने देखा है, कुछ लोगों को घृणा सी फील होती है। तो घृणा क्यों फील होती है? क्योंकि आप उन्हें बदलना नहीं चाहते। और यकीन मानिए अगर आप उन्हें बदलने पे उतारू हो गए, जैसे आपने देखा होगा तमाम विदेशी हमारे यहाँ आए हैं भ्रमण करने में, अखबारों में पढ़ता हूँ, तमाम विदेशियों ने एक सुधार किया कि जो मंदिर के बाहर बैठने वाले भिखारी थे उनके लिए रोजगार मुहैया करवा दिया। तो आज वो देखते हैं कि भाई वो जो कल तक कटोरा लेके भीख मांगने वाले व्यक्ति थे, आज वो छोटी छोटी दुकानें, कोई फूल माला की दुकान चला रहा है, कोई वहाँ पर अगरबत्ती वगैरह कोई बेच रहा है, लेकिन कोई भीख नहीं मांग रहा है। यानी परिवर्तन आया। तो वैसे ही हमारे आसपास, यानी मान लीजिए हमारे परिवार में कोई हमारा भाई है जो कोई संकट में जूझ रहा है, हम समाज को छोड़ दीजिए, अपने परिवार को ही देख लीजिए, परिवार में भी हमारा कोई भाई है संकट से जूझ रहा है और हम उसके साथ जो है वैमनस्य का जो है यहाँ पर कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, तो यकीन मानिए वो व्यक्ति उभर नहीं पाएगा। जरूरी ये है कि अगर उसके हम समर्थन कर देंगे, उसे सपोर्ट कर देंगे, तो व्यक्ति हमारे समान आ पाएगा और हमें भी बड़ी खुशी होगी कि वो हमारे समान बैठने लायक हो पाया है। और कहीं ना कहीं अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो आपको भी बड़ा बुरा लगेगा और आप भी अपना मुंह छुपाते पड़ेंगे और वो सामने वाला व्यक्ति भी मुंह छुपाता पड़ेगा, उसे बुरा लगेगा कि भाई हम इनके लेवल के नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं आपको करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर आपको अज्ञानता के आवरण में रहकर ही सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर यही सब बातें यहाँ पर लिखी गई हैं और यही सब बातें बताई गई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सामाजिक न्याय का अनुसरण। सामाजिक न्याय का अनुसरण यहाँ पे बताया गया है। समाज में न्याय का अनुसरण क्यों होना चाहिए, क्या रीजन है इसका। यहाँ पर कहा गया है कि मान लीजिए किसी समाज में बेहिसाब यानी बहुत ज़्यादा धन दौलत है,
बहुत, यानी इसके स्वामित्व से जुड़ी सत्ता का उपभोग करने वालों और बहिष्कृतों और वंचितों के बीच एक विभाजन मौजूद है, तो वहाँ का समाज जो हम कह सकेंगे, वहाँ का समाज सामाजिक न्याय का अभाव है। यानी मान लीजिए कोई समाज में एक तरफ तो लोग बहुत ही ज़्यादा रिच हैं, बहुत ज़्यादा उनके पास पैसा है, और एक तरफ ऐसे लोग हैं जो पॉवर्टी यानी कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, तो क्या उस समाज में सामाजिक न्याय की बात की जा सकती है? बिल्कुल नहीं की जा सकती। यानी सामाजिक न्याय का यहाँ पर अभाव ही माना जाएगा। तो यहाँ पर उस समाज को यहाँ पर अन्यायपूर्ण ही माना जाएगा जहाँ धनी और गरीब के बीच की खाई बहुत ज़्यादा गहरी हो। यानी आपने देखा होगा कि हमारे देश में भी आज स्थिति ऐसी ही है। हमारे देश में आज अमीर जो है और ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं, गरीब जो है और ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। तो हमें कुछ यहाँ पर हमारी सरकारों को ऐसे कुछ प्रबंध करने हैं, यानी जिनसे न्यूनतम बुनियादी स्थितियाँ भी गरीबों को मुहैया करवाई जा सकें। कुछ न्यूनतम परिस्थितियाँ, न्यूनतम बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति भी सरकार करे, ये सरकार की जिम्मेदारी भी है, ताकि वो अपने आप को सक्षम समझ सकें, ताकि अपने आप को स्वस्थ सुरक्षित जीवन जीने में सक्षम बन सकें वो लोग। तो वो बात यहाँ पर लिखी गई है इस लाइन में। आगे बढ़ते हैं। अब सामाजिक न्याय में आपने देखा होगा कि भाई हमारे यहाँ सामाजिक न्याय से रिलेटेड तमाम संस्थाओं ने, विश्व स्तर पर संस्थाओं ने, तमाम संगठनों ने नियम भी बनाए हैं, कि तरीके भी ईजाद किए हैं, जिसके जरिए हमारे समाज के जो ऐसे तबके हैं जो गरीबी रेखा के नीचे या गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं, उनके जीवन स्तर में सुधार लाया जाए। आपके यहाँ तमाम तरह के आपके देश में कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा पोषाहार वाला कार्यक्रम है आंगनबाड़ियों के थ्रू। जो गरीब बच्चे हैं या गरीब जो महिलाएं हैं, उनको सरकार जो है पौष्टिक आहार प्रोवाइड करवाती है, ताकि जो प्रेगनेंसी के दौरान जो उनकी जो ब्लीडिंग वगैरह होती है उसके दौरान उनकी मृत्यु वगैरह ना हो। सरकार तमाम स्कीम वगैरह भी चला रही है। आपने देखा होगा अगर आपकी इर्द गिर्द कोई आंगनबाड़ी केंद्र हो तो वहाँ पंजीरी वगैरह वितरण किया जाता है, कुछ आर्थिक धनराशि भी मुहैया करवाई जाती है उनके जरिए। तमाम बार जो टीकाकरण वगैरह जो होता है आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए करवाया जाता है, वो इसलिए करवाया जाता है कि समाज के ऐसे तबके जो वास्तव में इन सबको एफर्ड नहीं कर सकते, इन सबको नहीं ले सकते हैं, इन सबको खरीदने की या इनको पाने की उनके पास जो है क्षमता नहीं है, तो उनके लिए समाज में न्याय स्थापित करना, उनको न्याय दिलवाने का फर्ज किसका है? सरकार का है। तो सरकार ने इनके लिए कुछ तरीके ईजाद किए हैं। तो यहाँ बताया गया है कि विभिन्न सरकारों ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लोगों ने बुनियादी आवश्यकताओं की गणना के लिए बहुत से तरीके ईजाद किए हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट तरीका क्या है? स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक पोषक तत्व, ये सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है। और बुनियादी मात्रा में आवास, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, शिक्षा, न्यूनतम मजदूरी। तो यहाँ पर हमने इन सब चीज़ों को क्या माना है? महत्वपूर्ण हिस्सा माना है अपने जीवन का। ये सामाजिक न्याय के लिए ये सब चीज़ें होना बड़ा ही आवश्यक है। हर व्यक्ति जो है उसे स्वच्छ वातावरण मिले, बुनियादी मात्रा जो हो, यानी कि इन सब चीज़ों की पोषक तत्व जो मिले बुनियादी मात्रा में मिले, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो। आपने देखा होगा कि संविधान में भी आपके अनुच्छेद 21 में समय समय पर ये सब चीज़ें ऐड करती जा रही हैं कि भाई जीवन जीने के अधिकार में ये चीज़ भी आ जाती है, साफ स्वच्छ हवा भी आ जाती है, जॉब पाने का अधिकार भी है व्यक्ति का, जीवन जीने के अधिकार में बहुत सारे अधिकार ऐसे जुड़ते चले गए हैं। वो जुड़े ऐसे ही हैं क्योंकि ये वास्तव में सामाजिक न्याय से जुड़े हुए हैं। तो हर सरकार की जिम्मेदारी यही बनती है, लोकतांत्रिक सरकार की जिम्मेदारी यही बनती है कि वो इन लोगों की ये जरूरतें जो हैं, इन जरूरतों को पूरा करें। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगली जो स्थिति बताई गई है, यहाँ पर ये बताई गई है मुक्त बाजार बनाम राज्य का हस्तक्षेप। यहाँ पर डॉक्टर BR अम्बेडकर का कथन है, न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना मिलकर एक करुणा से भरे समाज का निर्माण करे। यानी कि यहाँ पर एक समाज न्यायपूर्ण तभी कहा जाएगा जहाँ पर कोई सम्मान की भावना, यानी लोगों के अंदर सम्मान की भावना बढ़े, लोग अपने समकक्ष कोई व्यक्ति है उसे नीचा ना समझें, उसको जो है छोटा ना समझें, उसको सम्मान के योग्य समझें। तो वहाँ पे सम्मान की भावना बढ़े, अपमान की भावना, यानी कि लोग बार बार जो आप देखते होंगे बार बार जो है जो कमेंट पास करते हैं, बार बार जो है यहाँ पर आपको छींटा कसी करते हैं किसी की जाति को लेकर, धर्म को लेकर, किसी के वर्ग विशेष को लेकर। तो वो सब ना हो, तभी हमारा समाज जो है एक करुणा भरा समाज बन पाएगा। तो ये वास्तव में कथन सही है। अब देखिए यहाँ पर अगली हेडिंग बताती है मुक्त बाजार बनाम राज्य का हस्तक्षेप। मुक्त बाजार या फिर हम कह सकते हैं ओपन मार्केट या फ्री मार्केट हम बोल सकते हैं। राज्य का हस्तक्षेप का मतलब है इसमें राज्य का हस्तक्षेप करना। अब देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले एग्जाम्पल से स्टार्टिंग करते हैं। ये लाइनें तो हम पढ़ते रहेंगे, लेकिन हम सबसे पहले एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। देखिए, हर देश की सरकार अपने नागरिकों के लिए कुछ बुनियादी आवश्यकता वाली वस्तुएं होती हैं, उन पर सरकार अपना हस्तक्षेप करती है। अब बुनियादी आवश्यकता वाली वस्तुओं में क्या जाता है? भोजन से रिलेटेड, खाद्यान्न से रिलेटेड कुछ जो वस्तुएं हैं, न्यूनतम यानी बुनियादी आवश्यकता वाली वस्तुएं हैं, तो वहाँ पर सरकार यही प्रयास करती है कि भाई ये जो वस्तुएं हैं इनका दाम सरकार तय करे, इनका दाम कोई कंपनी, कोई फर्म या कोई दुकानदार तय ना करे। जैसे आपको मैंने अभी आपने देखा होगा कि कोरोना पैंडेमिक के दौरान तमाम दुकानदारों पर FIR हुई थी, तमाम दुकानदार जेल भी गए थे। क्यों गए थे? क्योंकि वो 20 रुपये किलो का आटा, मैंने देखा था नोएडा जैसे महानगरों में, दिल्ली जैसे महानगरों में जहाँ जहाँ लॉकडाउन लगा, 20 रुपये किलो वाला आटा कहीं कहीं 50 रुपये किलो तक का बिका है।
यानी इतनी ज़्यादा कालाबाजारी की है। यानी कि आटा क्या है, यानी आपका जो गेहूं का आटा है ये आपकी बुनियादी आवश्यकता ही तो है। ये रोटी, आपकी रोटी खाना बुनियादी आवश्यकता ही तो है। यानी खाद्यान्न आपकी बुनियादी आवश्यकता ही तो है। अब कोई व्यक्ति उसकी तय कीमतें हैं, तय कीमतों का उसका डबल से ज़्यादा पे प्राइस पे बेच रहा है या तय कीमतों से ज़्यादा पे बेच रहा है, तो क्या होगा? क्या समाज में हमारा जो वंचित तबका है या गरीब तबका है, क्या इसे ग्रहण कर पाएगा, कैसे खरीद पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो जरूरी ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें सरकार का हस्तक्षेप करना अत्यंत आवश्यक है। और आपने ये भी देखा, सरकार ने हस्तक्षेप किया भी, तमाम अधिकारी लगाए गए, तमाम जो ऐसे दलों का गठन किया गया जिन्होंने गुप्त रूप से ऐसी दुकानों पर जाकर छापेमारी की। अब आपको यकीन नहीं होगा, जो आपका हैंड सैनिटाइजर है या फिर आपका मास्क है, मास्क की भी बहुत जोरदार तरीके से कालाबाजारी हुई थी। यानी आपने देखा होगा 10-10 रुपये वाले मास्क उस समय 50-50 रुपये के, और जो N95 का हल्ला मचा हुआ था, तो N95 वाला मास्क कहीं कहीं 500-500, 600-600 रुपये का बिका उस समय मास्क। तो ये सब क्या था? कालाबाजारी। यानी कि ये सबको बुनियादी वस्तुओं के तहत इन्हें रख दिया गया था। सरकार ने जो बुनियादी वस्तु अधिनियम के तहत इन्हें रख दिया गया था, ये सब चीज़ें किसी व्यक्ति की बुनियादी आवश्यकताओं वाली चीज़ें हैं, तो बुनियादी वाली आवश्यकताओं वाली चीज़ों की कीमत कौन तय करता है? राज्य तय करता है। तो यहाँ पर वही चीज़ों पर यहाँ पर डिस्कशन हुआ है कि भाई बाजार है, तो बाजार को हम मुक्त बाजार रखें या राज्य का हस्तक्षेप रखें। तो आपको बेसिक अवधारणा तो पता चल गई होगी एग्जाम्पल के जरिए। तो हम यहाँ मानते हैं, यहाँ मुक्त बाजार के समर्थक ये मान रहे हैं, जहाँ तक संभव हो व्यक्तियों को संपत्ति अर्जित करने तथा मूल्य, मजदूरी, मुनाफे के मामले में दूसरों के साथ अनुबंध समझौतों में शामिल होने में स्वतंत्र रहना चाहिए। यानी कि यहाँ पर ये कह रहे हैं, यहाँ पर मुक्त बाजार के समर्थक, कि भाई एक ऐसी स्थिति होनी चाहिए जहाँ पर कोई व्यक्ति अपने प्राइस खुद तय कर सके, मजदूरी अपनी यहाँ पे जोड़ सके, मुनाफा कमा सके और वहाँ पे संपत्ति का अर्जन भी कर सके। ये सब होना चाहिए। ये मुक्त बाजार के समर्थक ये मान रहे हैं। ये कहते हैं कि ऐसे क्या होगा कि अधिकतम मात्रा में अगर ऐसा होगा तो एक दूसरे से प्रतिद्वंद्विता करने की छूट होनी चाहिए, यानी एक दूसरे से हम प्रतिद्वंद्विता कर पाएंगे। और यहाँ बताया गया कि मुक्त बाजार के समर्थक ये भी मान रहे हैं कि अगर बाजारों को राज्य के हस्तक्षेप से मुक्त कर दिया जाएगा तो बाजारी कारोबार का योग कुल मिलाकर समाज में लाभ, कर्तव्यों का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित कर देगा। यानी बाजार के समर्थक, मुक्त बाजार के समर्थक ये मान रहे हैं कि भाई राज्यों का हस्तक्षेप खत्म हो जाएगा तो अब ये सी बात है कि लोग जो अभी कालाबाजारी कर रहे हैं, लोग जो धन संचय कर रहे हैं, जो भी चुरा कर रख रहे हैं, वो नहीं करेंगे। ऑब्वियसली बात है, सबको समान रूप से मिलने लगेगा। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक गारंटी नहीं देता है कि भाई अगर सरकार यहाँ पे अपना हस्तक्षेप खत्म कर दे तो समान रूप से मिलने लगेगा। ये अपने आप में गारंटी नहीं देता है। क्यों नहीं देता है वो आप बात जानते हैं। अपने भारत जैसा देश में क्या आप कह सकते हैं इसकी गारंटी ले सकते हैं? कोरोना पैंडेमिक के दौरान आपने देखा है, आपने देखा होगा तमाम जगह मैंने ये देखा कि लोगों ने ट्रैवल करवाने वाली एजेंसियां जो थी, बस वगैरह वाली एजेंसियां थी जो थी, वो उन्होंने ट्रक यानी कि जो टिकट यानी कि जो ट्रक वगैरह वाले जो थे, उन्होंने एक एक व्यक्ति से 1000-1000, 2-2000 रुपये लिए चोरी छिपे पहुंचाने के लिए। आप समझ सकते हैं, एक एक व्यक्ति 2-2, 2,500 रुपये लिए, यानी 100-100, 200 किलोमीटर के लिए। आप समझ सकते हैं ये क्या था। यानी इस तरह का जो लोग समाज है, वो उस समाज से आप अपेक्षा ये कर सकते हैं कि मुक्त बाजार बनाने वो हमारे समाज में कहीं ना कहीं न्यायपूर्ण वितरण कर देगा? नहीं करेगा। इसलिए सरकार को यहाँ हस्तक्षेप करना पड़ता ही है। ठीक है, तो यहाँ पर मुक्त बाजार जो है अप्रतिबंधित, ये सब यही कहता है कि भाई यहाँ पर ये सब चीज़ें मिलें। अब यहाँ पर वही सब चीज़ें निकल के आ जाती हैं। यहाँ पर ये लोग ये कहते हैं कि भाई बाजार एक ऐसी जगह होती है यहाँ पर कोई जाति या धर्म की परवाह नहीं होती है, यहाँ पर सभी को आराम से अपनी अपनी क्षमता के अनुसार खरीद सकते हैं। लेकिन सरकार ये मानती है कि भाई कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनके मामले में कोई व्यक्ति क्षमता नहीं रखता है, तो राज्य के लिए यह भी जरूरी हो जाता है कि वह वृद्धों और रोगियों के लिए विशेष सहायता प्रदान करे जो प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग तो ये मानते हैं कि भाई ओपन मार्केट होगा, फ्री मार्केट होगा तो वहाँ प्रतिस्पर्धा होगी अच्छी खासी। कुछ लोग ये मानते हैं भाई यहाँ पर ऐसा अगर होगा तो प्रतिस्पर्धा की स्थिति में क्या होगा, जो ऐसे लोग हैं जो मानते हैं अपने आप को डेवलप नहीं कर सकते, अपने उत्पाद को उन्नत नहीं बना सकते, वो तो मारे जाएंगे, बिल्कुल मारे जाएंगे। यानी बाजार में मान लीजिए अगर एक न्यूनतम जो है मूल्य सरकार तय ना करे, एक न्यूनतम कीमत जो सरकार तय ना करे, तो क्या होगा, एक व्यक्ति जो है सेवाओं के नाम पर अपनी प्रोडक्ट को ऊंचा उठाता जाएगा, भाई ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और दूसरा उसके सामने मान लीजिए उसके पास क्षमता नहीं है, अपने प्रोडक्ट में बेहतर नहीं बना पाएगा, ऑब्वियसली बात है उसका प्रोडक्ट जो है गिरता चला जाएगा, उसको उसका प्राइस नहीं मिलेगा। तो ऐसे में जरूरी ये हो जाता है कि सरकार को हस्तक्षेप करना ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है मसलन सभी लोगों के लिए न्यूनतम बुनियादी जीवन मानक सुनिश्चित करने हेतु राज्य हस्तक्षेप करे ताकि वे समान शर्तों पर प्रतिस्पर्धा करने में समर्थ हो सकें। ये बात यहाँ पर लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब जैसे यहाँ बताया गया है कि कुछ यहाँ पर वैसे विकल्प, जैसे चावल पसंद करते हैं और पसंदीदा स्कूल जा सकते हैं, तो बशर्ते कीमतें चुकाने के लिए हमारे पास धन हो। ओपन मार्केट की यहाँ पर कहानी ये है कि ओपन मार्केट का मतलब यही है कि अगर आप कोई चीज़ पसंद कर रहे हैं, उसे खरीदना चाह रहे हैं, आपके पास धन होगा तो उस सेवा का लाभ उठा पाएंगे, उस चीज़ को खरीद पाएंगे। आपके पास धन नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे। तो बुनियादी वस्तुओं और सेवाओं के लायक
जो है के मामले में महत्वपूर्ण बात, सबसे बड़ी बात यह है कि अच्छी गुणवत्ता की वस्तुएं सेवाएं लोगों को खरीदने लायक कीमत पर उपलब्ध हों। यानी सरकार का जो कर्तव्य बनता है, सरकार का ये दायित्व बनता है कि इस तरह की नीतियां स्थापित करे जो बुनियादी वस्तुएं सेवाएं हैं तो वो गुणवत्तापूर्ण हों और लोग उन्हें खरीद सकें, यानी इस कीमत पर, एक रियायती कीमत पर हों। मान लीजिए अब आपका आटा ही है, अब लॉकडाउन, कोरोना लॉकडाउन लगा तो ये हो जाता है कि भाई दुकानदार सब ये कह देते थे हम तो आटा 100 रुपये किलो बेचेंगे, तब स्थिति क्या बनती? स्थिति बहुत विस्फोटक हो जाती है, लोग मारकाट पे नौबत आ जाती है अपने देश में, यानी कि लोग एक दूसरे से छीना झपटी करते हैं। तो सरकार को यहाँ पे हस्तक्षेप बहुत जरूरी हो जाता है कि भाई ऐसी जो बुनियादी चीज़ें हैं उनकी कालाबाजारी ना हो, ताकि लोगों को एक समान न्याय मिल सके। यानी वास्तव में ये सब क्या है, एक समान सामाजिक न्याय की अवधारणा ही तो है। यानी एक व्यक्ति जो है जिसके पास पैसा होगा वो तो खरीद लेगा, अब जिसके पास पैसा नहीं है वो बेचारा भूखा मर जाएगा। तो जरूरी यहाँ पर सरकार का हस्तक्षेप होना जरूरी है। आपने देखा होगा यहाँ पर तमाम जगहों पर अगर मान लेते हैं सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है तो वहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि लोग गुणवत्ता बहुत घटाते जाते हैं, गुणवत्ता घटिया कर देते हैं। तो सरकार ने ये मानक तय कर दिए हैं तमाम, आपने सरकार ने देखा होगा कि होली, दिवाली या बहुत सारे त्यौहार होते हैं तो वहाँ पर आपने खाद्य विभाग वाले जगह जगह जो है छापे मारते हैं। क्यों मारते हैं? वो इसीलिए मारते हैं कि ये आपका जो भोजन है, यानी कि कोई भोजन से जुड़ा हुआ उत्पाद है, लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ उत्पाद है। अब मान लेते हैं कोई भी बाजार में इनकी कालाबाजारी कर रहा है, इनके में मिलावट कर रहा है, तो वो क्या होगा, कहीं ना कहीं इससे आपके शरीर पर भी असर पड़ेगा। जो जो लोग उसे कंज्यूम करेंगे, खाएंगे, उनके शरीर भी खराब होंगे, शरीर पर जो है असर पड़ेगा, बीमारी वगैरह से ग्रसित हो जाएंगे। तो सरकार का फर्ज ये बनता है कि क्योंकि ये बुनियादी हमारी वस्तु हैं, बुनियादी आवश्यकता वाली वस्तु हैं, तो इनके रखरखाव की जिम्मेदारी, इनकी गुणवत्ता की जिम्मेदारी, इनकी गुणवत्ता परखने की जिम्मेदारी सरकार की है। तो सरकार तमाम ऐसी टीमें गठित करती है, स्वास्थ्य विभाग वगैरह वाली, खाद्य जो उत्पादों को जांचने के लिए, ताकि जो हमारी जनता है, हमारा समाज है, उस समाज को जो है उसके साथ कोई दुर्घटना घटित ना हो। आपने देखा होगा तमाम त्योहारों के दौरान नकली मावा वगैरह बनता है, नकली मिठाइयाँ बनती हैं, तो उन सबको दुकानों सीज करती है, एक्शन लेती है। तो ये है क्यों? ये लिया इसलिए जाता है कि समाज में ऐसे कोई तबके हैं, मान लीजिए जो ये चीज़ ग्रहण कर रहे हैं, तो उनके साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए, कोई हानि ना हो जाए। तो यहाँ पर इसीलिए सरकार जो गुणवत्ता मेंटेन करने के लिए सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर बताया गया है कि भाई मुक्त बाजार और निजी उद्यम के पक्ष अक्सर में सुनने वाला एक तर्क है कि वो जो सेवाएं मुहैया करवाते हैं उनकी गुणवत्ता सरकारी संस्थानों से प्रदत्त सेवाओं से प्राय बेहतर होती है, इसलिए चार्ज लेते हैं। लेकिन यहाँ पर चार्ज लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर बात यह है कि यहाँ पर पहुँच, यहाँ पर एक बड़ा तबका तो पहुँच ही नहीं पाता है। मुक्त बाजार में केवल ताकतवर, धनी, प्रभावशाली लोग यही यहाँ पर इनके लिए प्रवृत्त होता है, यानी यही पहुँच सकते हैं, बाद बाकी पहुँच ही नहीं सकते। अब मान लीजिए अपने स्वास्थ्य सेवाओं की जो स्थिति है, अगर उस स्थिति को न सुधारा जाए तो मैं सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको इसी त्रासदी का देता हूँ, कोरोना पैंडेमिक का। कोरोना पैंडेमिक के दौरान आपके हॉस्पिटल्स ने, प्राइवेट हॉस्पिटल ने सच में जितनी अंधेरगर्दी की है, मैं यकीन से बोल रहा हूँ, और इस मामले में मैं सरकार को भी दोषी ठहरा रहा हूँ। सरकार ने जो मनमानी छूट इन्हें दे दी थी, उसका परिणाम ये हुआ, इन्होंने कोरोना मरीज छोड़ो, एक नॉर्मल पेशेंट के लिए भी लाखों रुपए चार्ज किए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे मर गए, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी दुर्घटनाएं हो गई जिन्हें इलाज नहीं मिल पाया, केवल इन हॉस्पिटल के निकम्मेपन की वजह से। तमाम जगह मेरी फैमिली में भी ऐसा इंसिडेंट हो चुका है, मतलब एक रिलेटिव के साथ, जहाँ पर यही हुआ कि भाई उन्होंने जो है यहाँ पर जो एक हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के लिए उन्होंने कहा भाई 1,05,000 रुपये पर डे का चार्ज लगेगा, बेड चार्ज, तभी हम अपने यहाँ एडमिट कर पाएंगे, वरना नहीं करेंगे, आप जहाँ ले जाना चाहते हैं ले जाइए। तो ये ऐसी स्थितियां जो क्रिएट हो जाती हैं, और ऐसी स्थितियों में जब सरकार या सुप्रीम कोर्ट निर्णय नहीं ले पाती है तो यकीन मानिए लोगों को एक सामाजिक न्याय नहीं मिल पाता है। और सबसे बड़ी दुखद बात मेरे लिए ये है कि हमारे देश की न्यायपालिका ने भी इस चीज़ में हस्तक्षेप नहीं किया। तमाम जनहित याचिकाएं वगैरह पड़ी, लेकिन न्यायपालिका ने भी इसमें जो है हस्तक्षेप नहीं किया। जो लोग आज आप देखते होंगे, जो लोग प्राइवेटाइजेशन का जहाँ समर्थन करते हैं, तो वो इसी वजह से तो खराब है। प्राइवेटाइजेशन इसी वजह से खराब है कि बुनियादी आपकी जो आवश्यकता वाली वस्तुएं हैं वो आपकी पहुंच से बाहर निकल जाएंगी। यानी एक स्थिति ऐसी आएगी कि आपको उसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी, और मान लीजिए कोरोना जैसी पैंडेमिक आ जाएगी तो वो लोग तो यही कहेंगे कि नहीं, हमने तो सेवाओं के दाम बढ़ा दिए, आपके पास पैसे हों तो आप ले लीजिए सेवा। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो तभी लोग जो है सरकारी सेवाओं का समर्थन कर रहे हैं और प्राइवेटाइजेशन का, हद से ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन का विरोध कर रहे हैं, ताकि जो बुनियादी सेवाएं हैं वो लोगों तक उनकी पहुंच बनी रहे। ठीक है, तो ये जो बहस है ये जो है चलती रहती है। तो लोकतांत्रिक मुद्दों में ये सब बहस चलना अपरिहार्य है, हमेशा चलती रहेगी, और इन सब पे विचार विमर्श देना ये भी अपरिहार्य है। तो यहाँ पर एक J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल का एक कथन है, न्याय में ऐसा कुछ अंतर्निहित है जिसे करना सिर्फ सही है और ना करना सिर्फ गलत है। यानी कि न्याय में कुछ ऐसा है जिसे करना वास्तव में सही है, करने से क्या वो समाज का न्याय मिलेगा, और नहीं करेंगे तो समाज में एक यानी कि समाज में अन्याय होगा। बल्कि जिस तौर बतौर अपने नैतिक अधिकार कोई व्यक्ति विशेष हमसे दावा जता सकता है,
यानी इसके जरिए कोई व्यक्ति हमसे नैतिक रूप से इसका करने के लिए दावा भी जता सकता है। तो ये जॉन स्टुअर्ट मिल का कथन है। तो ऐसे करके आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और मैंने आपको पहले ही बताया था चैप्टर की स्टार्टिंग में कि बहुत सारी बातें यहाँ पर आपको दार्शनिक आधार पर है, चिंतन करना पड़ेगा। आपको रटनी नहीं है, चिंतन करना है, सोचना है। इससे संबंधित आपको वाद विवाद करना है, अपने आप आसपास के मित्र हैं उनसे प्रश्न पूछने हैं, सामाजिक मुद्दों पर उनकी राय जाननी है। होता क्या है, ये सब चीज़ें आपको कहीं ना कहीं इंटरव्यू के लिए बिल्ड कर रही हैं, अपने आप को आपको इंटरव्यू के लिए डेवलप कर रही हैं कि आपको कैसे वहाँ पर जो है तर्क करना है, कैसे वहाँ पर अपनी राय व्यक्त करनी है, कैसे किसी सवाल का वहाँ पर विश्लेषण करना है, एनालिसिस करना है। वो सब आपको यहाँ पर ये इस क्षमता से योग्य बना रही हैं। और आप क्षमता से योग्य तभी बनेंगे जब इन सब बातों पर चिंतन करेंगे। और चिंतन नहीं कर पाए आप तो यकीन मानिए इंटरव्यू वाली जो स्किल है वो आप में डेवलप नहीं हो पाएगी और आप इंटरव्यू में मात खा जाएंगे। तो मेरा मानना ये है, कोई भी सब्जेक्ट सही, उस सब्जेक्ट को पूरी निष्ठा के साथ पढ़ना चाहिए और पूरी निष्ठा के साथ पढ़ाना भी चाहिए। तो चाहे बेशक ये मैं पॉलिटी स्टैंडर्ड बुक से कवर करवा चुका हूँ, लेकिन मैं फिर भी पूरी निष्ठा के साथ ही कवर करवाता हूँ, ताकि आपको जो बुनियादी जो अवधारणा है या बेसिक जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल स्पष्ट तरीके से क्लियर हो जाएं। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।